So let us study different diseases. Do you remember? हम पिछले सेशन में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं that disease causing biological agents अब हम पढ़ने जा रहे हैं. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? लिख दूं, हेडिंग दे दूं यहाँ पे. हम पढ़ने जा रहे हैं disease causing एजेंट्स जो कि बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, यानी जो कि पैथोजेंस हैं, जिसमें हमने ऐसी बीमारियों के बारे में पढ़ना है जो बैक्टीरिया के द्वारा करी जाती हैं, ऐसी बीमारियों के बारे में भी पढ़ना है जो फंजाई के द्वारा की जाती हैं, वायरसेस के द्वारा की जाती हैं, प्रोटोजोन्स के द्वारा जो बीमारियां होती हैं, एंड ऑफ कोर्स हेलमिंथ्स आल्सो, राइट? वर्म्स, प्लेटीहेलमिंथस के मेंबर, टेपवर्म हो गया जैसे, एंड इवन फ्लूक, ब्लड फ्लूक, शिस्टोसोमा मांसोनी, देन एशेलमिंथस, राउंडवर्म्स, नेमेटोड्स, एस्केरियासिस के बारे में, फिलेरियासिस के बारे में, लोआ लोआ आई वर्म है, ड्रैकनक्यूलिस मेडिनेंसिस गिनी वर्म है, ट्राइच्यूरिस ट्राइच्यूरा वर्म है. क्लास 11 में एनिमल किंगडम पढ़ाते समय ये सब बताए थे मैंने आपको. एशेलमिंथस के मेंबर्स, राउंडवर्म्स. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डिजीज कॉजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स में ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया के द्वारा करी जाती हैं. ठीक है जी, चल हेडिंग दे दीजिए बैक्टीरियल डिजीजेस. डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. मॉर्निंग जब हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में हमने जाना था बहुत सारी चीजें. बैक्टीरिया के सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिक मेटाबॉलिज्म, बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी. ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जिक्र भी करा था. पिछले सेशन में मैंने ये भी बताया था कि कोई पैथोजन बीमारी करता कैसे है, हाउ पैथोजन कॉज डिजीज, टिश्यू डैमेज, और दूसरा हमने पढ़ा था टॉक्सिन सिक्रेशन. कई तरह के टॉक्सिन्स होते हैं, ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं. एक्सोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स. एक्सोटॉक्सिन्स जो जैसे जैसे बनते हैं आपके साथ रिलीज होते रहते हैं, दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों बनाते हैं उसे. एंडोटॉक्सिन्स वो होते हैं जो बनते रहते हैं, सेल के अंदर एक्युमुलेट हुए हैं, और जब बैक्टीरियल सेल खुद डिसइंटीग्रेट कर जाता है तब वो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, और ये लाइपोपॉलीसैकेराइड होते हैं. ये हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन के बारे में. तो कई तरह के बैक्टीरिया ऐसे टॉक्सिन्स बनाते हैं. टेटनस टॉक्सिन, वेरी डेंजरस टॉक्सिन. देन बोtulinum टॉक्सिन, BTX, दैट इज आल्सो वेरी डेंजरस. डिप्थेरोटॉक्सिन, बैक्टीरिया का बैक्टीरिया बनाता है, कॉर्निबैक्टीरियम बैक्टीरिया का बैक्टीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम बैक्टीरिया. तो सबसे पहले तो आपको नाम पता होने चाहिए, ये जितने भी नाम आपको दिए हुए हैं यहाँ पे सब आपको याद होने चाहिए. दीस आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. देखिए कौन कौन से नाम. टाइफॉइड, डी से टाइफॉइड, टी से टेटनस याद रख लो. चलो टाइफॉइड, टेटनस. एक टाइफस फीवर भी होता है, रिकेट्सिया से करता है. टाइफस फीवर अलग है, टाइफॉइड अलग है. चले राइट है, टाइफस फीवर दिस इज डिफरेंट. तो टी से मैंने टाइफॉइड बता दिया, टेटनस बता दिया, ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी जिसे कहते हैं, ये टी वाले हो गए, याद रहेगा. अब कॉलेरा याद कर लेंगे, विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया. ठीक है, लेप्रेसी कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बैक्टीरिया के द्वारा. कॉच कॉस्टुलेट पढ़ाते समय मैंने माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के बारे में बताई थी आपको. ये बात है ना कि लेप्रेसी का जो बैक्टीरिया है वो आर्माडिलो मैमल जो है उसकी आंखों में कल्चर किया जाता है, फिर मैं बताया. ठीक है जी, एक और बता देता हूं यहाँ पे लेप्रेसी के साथ ही एंथ्रैक्स, राइट? बायोवॉर्मिस के स्पोर्स का इस्तेमाल, बैसिलस एंथ्रेसिस. एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स इज अ डिजीज ऑफ एनिमल्स. ह्यूमंस गेट इन्फेक्टेड बाय चांस. मेनिंजाइटिस आल्सो, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, राइट? देन डिप्थीरिया, हिंदी में गल घोटू कहते हैं इसे. अब इन सिर्फ नाम से फैमिलियर हो रहे हैं, फिर मैं इनकी डिटेल्स भी बताऊंगा आपको. डिप्थीरिया हो गया, डी से डायसेंट्री भी हो गया. ओके, देन पी से प्लेग, न्यूमोनिया. इसके अलावा याद कीजिए जब हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस पढ़े थे, नेज़ीरिया गोनोरिया, गोनोरिया करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. सिफिलिस, फ्रेंच पॉक्स जिसे कहते हैं, ट्रैकोनिमा पैलिटम, तो वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में, राइट? सो अब जो आपके सामने ये बीमारियां हैं, जो भी नाम लिखे हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हमें जानना जरूरी है, राइट? डॉक्टर बन रहे हैं आप, तो भाई एक डॉक्टर को फिर डिजीज के बारे में तो पता ही होना चाहिए. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले जिक्र करते हैं टाइफॉइड का. सो आपका हेडिंग है टाइफॉइड. टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं. टाइफॉइड इज एंटेरिक फीवर, और इट इज आल्सो कॉल्ड इंटेस्टिनल फीवर. एंटेरिक फीवर और इंटेस्टिनल फीवर, ठीक है जी, राइट? इंटेस्टाइन्स को इफेक्ट करता है. टाइफॉइड कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर से इसका बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर में पहुंचता है. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है, हमसे पूछा जाएगा टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट जो है, टाइफॉइड का बैक्टीरिया जो है उसका नाम क्या है. सो द पॉजिटिव एजेंट इज साल्मोनेला टाइफाई. ठीक है जी, क्या है पॉजिटिव एजेंट? साल्मोनेला टाइफाई. आप देख पा रहे हैं फ्लैजेला, कितने सारे फ्लैजेला हैं इसके चारों तरफ. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, साल्मोनेला कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. इसीलिए आपसे कहा जाता है ना कि साफ सुथरी जगह से ही आप खाना खाइए, या कोई भी पीने वाला पेय पदार्थ है, ध्यान रखना है आपको इस चीज का. हाइजीन जो है वो मेंटेन करके रखी होनी चाहिए जहां से भी आप कोई फूड आइटम ले रहे हैं, राइट? और मक्खियां जो है हाउस फ्लाइज वो भी टाइफाइड को फैलाती है. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, राइट? कैन यू सी इस पिक्चर में क्या दिखाया गया था? यू कैन सी अ चाइल्ड हु इज डिफिशिएटिंग नियर अ रिवर साइड. एक हमने पॉन्ड दिखाया है, यहाँ पे एक बच्चा है डिफिशिएट कर रहा है, और एक मक्खी जो है उड़ करके वहां से आई और उसने आकर के फूड को कंटामिनेट कर दिया, जैसे एक दूसरा बच्चा खा रहा है, राइट? सो इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज कैन बी द कैरियर्स फॉर साल्मोनेला टाइफाई. अब होता क्या है जी, जब कंटामिनेटेड फूड या वाटर के साथ ये पैथोजन पहुंच गया आपके स्टमक में. इफ यू रिमेंबर, स्टमक की म्यूकोसा लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में तरह तरह के सेल्स हैं, चीफ सेल्स और एंजाइमोजन सेल्स, जिन्हें पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं, है ना, जो पेप्सिनोजन बनाते हैं. देन ऑक्जेंटिक ऑटोपेराइटल सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं? ऑक्जेंटिक ऑटोपेराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट. स्टमक में जो HCl होता है ना, इट इज वेरी पोटेंट किलर ऑफ टाइफॉइड बैक्टीरिया. HCl इज पोटेंट किलर ऑफ टाइफॉइड बैक्टीरिया, राइट? स्टमक का ये एसिड कहता है कि टाइफॉइड के बैक्टीरिया हम तुम्हें जिंदा नहीं बचने देंगे, हम तुम्हें पहुंचने नहीं देंगे इंटेस्टाइन तक. अब जिन लोगों में एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है कि भाई ज्यादा एसिड बनता है, तो एक हैबिट होती है ना एंटासिड्स लेने की. पीपल हु रेगुलरली टेक एंटासिड्स, जैसे इनोपीलिया, जेलिसिलपीलिया, सो एंटासिड लेने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन डाउन जाएगा. सो देयर आर चांसेस कि टाइफॉइड का बैक्टीरिया स्टमक में जिंदा बच जाएगा. तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा. पीपल हु रेगुलरली टेक एंटासिड्स, दे आर मोर प्रोन टू और दे आर मोर ससेप्टेबल टू टाइफॉइड. द रेगुलर इंटेक ऑफ एंटासिड्स इज नॉट अ गुड हैबिट, राइट जी? आगे बढ़ते हैं. मान लीजिए स्टमक के एसिड से ये बैक्टीरिया जिंदा बच गया, ये साल्मोनेला, और ये पहुंच गया आपकी इंटेस्टाइन. अब हमने यहाँ पे इंटेस्टाइन के सेल्स दिखाए. देखिए इंटेस्टिनल एपिथेलियम देख पा रहे हैं आप,
These are the cells of the intestine. ये सेल का न्यूक्लियस है और ये भी आपको पता क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए माइक्रोविलाई होते हैं। सो देखिए ये साल्मोनेला इंटेस्टाइन में पहुंच के इन सेल्स के अंदर एंटर करना चाहेगा ताकि अल्टीमेटली ये ब्लड वेसल्स में पहुंच सके। सो यू कैन सी हियर साल्मोनेला ने एंट्री कर ली सेल के अंदर और सेल को इन्फेक्ट कर दिया। सो दिस इज एन इन्फेक्टेड सेल। अब सेल इन्फेक्ट हुआ तो भाई ऑब्वियसली बात है शरीर भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म तो रखेगा ना, उसके खिलाफ इम्यून रिस्पांस को जनरेट करेगा। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया इन्फ्लेमेशन, राइट। इन्फ्लेमेशन के साइंस याद, स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, लोकल वार्मथ। इन्फ्लेमेशन की वजह मैकेनिकल इंजरी, केमिकल इंजरी, बायोलॉजिकल इंजरी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे साल्मोनेला के द्वारा एक तरह से बायोलॉजिकली हमें इंजर किया गया, बायोलॉजिकल इंजरी हुई है। क्लियर है जी? इन्फ्लेमेशन हुआ। अब बॉडी में सिम्पटम्स क्या आ जाएंगे, सिलेक्शन क्या होंगे, राइट जी। सिम्पटम्स में क्या है, कॉमन सिम्टम है पेट में दर्द होना, एब्डोमिनल पेन या स्टमक पेन, है ना। लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है कि भाई भूख नहीं लग रही, और टाइफाइड में फीवर भी हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, और एक्सट्रीम केसेस में तो इंटेस्टाइन में परफोरेशंस हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, और अगर इलाज ना किया जाए तो पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। टाइफाइड का इलाज संभव है, टाइफाइड के लिए ट्रीटमेंट है, इलाज होता है, लेकिन पेशेंट को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। रिलैप्स इज आल्सो कॉमन इन टाइफाइड, दोबारा भी हो जाता है। सो द पेशेंट हैज टू बी वेरी केयरफुल, राइट। सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी कि टाइफाइड का जो पैथोजन है साल्मोनेला वो ब्लड में एंटर कर चुका है और नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलता है टाइफाइड। एंटेरिक फीवर भी कहते हैं टाइफाइड को, इंटेस्टिनल फीवर भी कहते हैं। टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। विडाल टेस्ट उसे कहते हैं, हम पढ़ेंगे भी विडाल के बारे में भी। एक बार फिर से सिम्पटम्स देख लीजिए। सस्टेन्ड हाई फीवर, बुखार हो जाएगा भाई, राइट। नंबर 2 लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ठीक है जी, फीसेस पास आउट नहीं होंगे, पेट में दर्द रहेगा, भूख ना लगना, कमजोरी हो जाएगी, सर दर्द होगा, एक बेचैनी बनी रहेगी। तो अगर ये लक्षण आते हैं देन ऑब्वियसली पेशेंट जो है डॉक्टर को अप्रोच करेगा और डॉक्टर जो है वो उसे विडाल टेस्ट करवाएंगे सबसे पहले, कंफर्म हो जाएगा तो फिर हम दवाइयां देंगे। As I told you कि इंटेस्टाइन में परफोरेशन भी हो सकता है, छेद भी हो सकते हैं इंटेस्टाइन में, दैट्स इंटेस्टिनल परफोरेशन। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइफाइड के लिए टेस्ट कौन सा होता है, राइट। दिस इज विडाल टेस्ट, WIDAL, राइट। इसमें विडाल कार्ड होता है भाई, हमें घर में नहीं करना है, लेबोरेटरी में ही होगा। हम पेशेंट का सीरम लेकर के जो कार्ड है उसके ऊपर डालते हैं जहां पे साल्मोनेला का एंटीजन होता है हमारे पास। अब पेशेंट के सीरम में अगर पेशेंट को टाइफाइड है तो ऑब्वियसली बात है पेशेंट के सीरम में क्या होंगी, एंटीबॉडीज होंगी उसके खिलाफ, है ना। तो जैसे ही हमने पेशेंट का सीरम डाला है विडाल टेस्ट वाले विडाल कार्ड पे, पेशेंट के सीरम में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं वो कार्ड पे प्रेजेंट साल्मोनेला एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी और हमें पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, राइट। सो टाइफाइड इज कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। यहां पे देखिए जी आपको क्लंपिंग आ गया अगर, राइट, तो टेस्ट पॉजिटिव है। अगर कोई ऐसा क्लंपिंग नहीं दिखा है तो टेस्ट नेगेटिव है, राइट। टाइफाइड को लेके आपको याद है मैरी मेलन वाला केस, टाइफाइड मैरी लास्ट सेशन में बताया था, शी वाज अ कुक, वो खाना पकाने का काम करती थी और शी वाज अ कैरियर फॉर टाइफाइड, ह्यूमन कैरियर। उसमें स्वयं में टाइफाइड के लक्षण नहीं थे, परंतु जो खाना वो पका रही थी उसके जरिए वो दूसरों तक टाइफाइड को फैला रही थी। सो बहुत से लोगों को टाइफाइड हुआ, कहीं की मृत्यु भी होगी। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था, टाइफाइड मैरी का क्लासिकल केस। टाइफाइड के लिए इलाज क्या है भाई, एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, बैक्टीरिया है ना पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफाइड, तो एंटीबायोटिक्स देते हैं। अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स अलग अलग तरीके से काम करती है। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर करती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन रोकती हैं बैक्टीरिया का। इसके साथ साथ पेशेंट को हम ओरल रिहाइड्रेशन भी कराते हैं कि भाई सॉल्ट एंड वाटर जो है हल्का सा पानी डाल के ओआरएस सॉल्यूशन मिलाया जाता है, बनाया जाता है, वो देना भी जरूरी है ताकि शरीर से पानी का लॉस ना हो ज्यादा, राइट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि भाई पहले ही आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको किसी भी अनहाइजीनिक फूड आइटम को नहीं खाना है। साफ सुथरी जगह से ही आप अपना भोजन करेंगे, खाना खाने से पहले हाथ भी जरूर धोएंगे। डू नॉट ड्रिंक अनपास्चराइज्ड मिल्क, डू नॉट ईट रॉ एग्स और रॉ मीट। बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, कुछ लोगों में आदत होती है कच्चा अंडा खा जाने की, राइट। अंडे लिए उनको तोड़ा और सीधा ऐसे ही खा गए, दैट इज नॉट अ गुड हैबिट। अंडे के छिलके के ऊपर कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, सो वहां से भी टाइफाइड हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अवॉइड ईटिंग अनवॉश्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। बैक्टीरियल डिजीजेस में हमने एक डिजीज डिटेल में डिस्कस कर लिया, टाइफाइड। एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, इंटेस्टिनल फीवर भी कहते हैं। साल्मोनेला टाइफाइड इसका पॉजिटिव एजेंट है। मक्खियां भी इसे फैलाती हैं, हाउस फ्लाइज एंड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू भी फैलता है। विडाल टेस्ट, ये मेन बातें हैं टाइफाइड के लिए, राइट। बैक्टीरियल डिजीजेस को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट है हमारे पास डायसेंट्री, कॉलेरा। कॉलेरा हैजा भी जिसे कहते हैं ना, सादी भाषा में कह रहे थे जी पेट खराब हो गया, लूज मोशंस है, वॉमिटिंग हो रही है। डायसेंट्री का पॉजिटिव एजेंट है शिजेला, शिजेला, राइट। एंड कॉलेरा के लिए देयर इज विब्रियो कॉलेरे, कॉमा शेप बैक्टीरिया है। शिजेला जो है रॉड शेप्ड है। बैक्टीरिया पढ़ते समय हमने बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन इसका जिक्र किया था कि शेप के आधार पे भी उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है जी। सो ये बैक्टीरिया क्या है, कोलोनाइज कर जाते हैं इंटेस्टाइन में और टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि इंटेस्टिनल एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करके रखना, पानी एब्जॉर्ब करेगी तो फीसेस बनते हैं, फीसेस पास आउट होते हैं। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ या कम हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विल बी पास्ड आउट विद द फीसेस एंड ऑब्वियसली दैट विल रिजल्ट इन डायरिया। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज जो हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा, दैट इज अबाउट अ बैक्टीरिया दैट अफेक्ट्स योर लंग्स एंड द नेम ऑफ द डिजीज इज न्यूमोनिया। शैल आई राइट हियर? न्यूमोनिया लंग्स को प्रभावित करता है, न्यूमोनिया। If both the lungs are affected, दो lungs हैं ना, right and left. If both the lungs are affected, we call it double pneumonia, right? So pneumon is referring to lungs. याद रहेगा? Positive agent क्या है pneumonia के लिए? दो, Streptococcus pneumoniae, important है, नोट कर लो ये साथ साथ याद होने चाहिए। Haemophilus influenzae, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा भी निमोनिया करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट है। निमोनिया में क्या हो जाएगा, लक्षण क्या है? लंग्स के जो फंक्शनल यूनिट है, याद है आपको क्या होते हैं? लंग्स के फंक्शनल यूनिट होते हैं एल्वियोलाई, जिसमें ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। एल्वियोलाई के सामने से जो ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, यहीं पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में जाएगी। गैस एक्सचेंज, ब्रीदिंग का साइकिल हो रहा है, सांस ले पा रहे हैं, फ्रेश एयर जा रही है लंग्स में, वहां से ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है। निमोनिया के केस में क्या हो जाता है? देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ डेड WBCs एंड पस सेल्स इन द एल्वियोलाई।
सो देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, गैस एक्सचेंज में डिफिकल्टी है, शरीर के टिश्यूज तक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, साइनोसिस, नीला पड़ जाना, फिंगर नेल्स जो है नेल पैड्स नीले पड़ जाएंगे, पेशेंट के लिप्स भी नीले पड़ सकते हैं, ठंड भी लगती है, बुखार भी चढ़ जाता है, और अगर सही समय पे इलाज ना किया जाए सही तरह से तो पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है निमोनिया से। अब फैलेगा कैसे? मान लीजिए निमोनिया पेशेंट है, वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो एरोसोल्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं, बाय इनहेलिंग द एरोसोल्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, ड्रॉपलेट्स रिलीज हो रहे हैं, दूसरे के शरीर तक पहुंच सकते हैं और उसे निमोनिया कर सकते हैं। निमोनिया में लंग्स प्रभावित हुए, there is a inflammation of the lung alveoli, fluid build up in the alveoli, so ध्यान रखना alveoli में क्या हो जाता है, नोट कर लीजिए, there is accumulation of fluid and dead WBCs in alveoli, lungs के जो functional unit है, फीवर भी होगा, ठंड भी लगेगी पेशेंट को। अब जब alveoli में फ्लूइड इकट्ठा हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट विल हैव ट्रबल इन ब्रीदिंग, देयर विल बी पुअर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी टिश्यूज तक, तो साइनोसिस, ये लिखा है ना, लिप्स एंड नेल्स टर्न ब्लू, और साइनोसिस कह देते हैं कि लिप्स नीले पड़ गए हैं पेशेंट के, राइट, नेल पेड्स में नीला नीला रंग नजर आने लगेगा, बुखार हो जाएगा, ठंड भी लगेगी बहुत, खांसी होगी, सर दर्द होगा, ये निमोनिया के लक्षण है और निमोनिया का इलाज है, बिल्कुल है जी। और डायग्नोस कैसे करेंगे? अगर आप डॉक्टर है, पेशेंट आपके पास आया और पेशेंट में ये सिम्पटम्स नजर आ रहे हैं, सबसे पहले कहेंगे कि भाई एक चेस्ट एक्सरे करवा लीजिए, 5 मिनट का काम है, एक्सरे फटाफट हो जाएगा, रिपोर्ट आपके सामने आएगी एक्सरे की, आप देखेंगे एक्सरे रिपोर्ट और वहां पे आपको इस तरह से क्लाउडी अपीयरेंस नजर आएगा, एक हेल्दी एक्सरे जो है नॉर्मल वो इस तरह से नजर आता है, आपको दिख रहा है एक्सरे के बीच में क्या है, कैन यू सी द रिब्स, रिब्स नजर आ रही और सब काला काला नजर आ रहा है, राइट, उसके अलावा बीच में ये जो शेप आपको बनी दिख रही है, कैन यू गेस व्हाट इज दिस थिंग, ये जो ऐसे करके नजर आ रही है, यहाँ पे क्या है, हार्ट होता है, ठीक है जी, हार्ट है ये, ओके, रिब्स भी नजर आ रही है, और निमोनिया पेशेंट में जब आप देखेंगे तो ऐसे पैचेस नजर आएंगे, क्लाउडी अपीयरेंस होगा उस एक्सरे में, और बेटर है आप सीटी स्कैन करा सकते हैं, पेशेंट को आप बोलेंगे कि भाई ठीक है चेस्ट एक्सरे हमने देखा है, आप एक बार चेस्ट का सीटी भी करा लीजिए, सीटी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन आजकल अवेलेबल है, सीटी स्कैन छोटे शहरों में भी बड़े शहरों में तो है ही है, तो सीटी स्कैन के जरिए फिर आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि भाई निमोनिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को दवाइयां देंगे। इज इट क्लियर जी? सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफाई, वी डिस्कस्ड अबाउट कॉलेरा, विब्रियो कॉलेराe, डायसेंट्री, शिगेला एंड निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, एंड दूसरा क्या था, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। अब हम जिक्र करते हैं लंग्स से ही रिलेटेड कुछ और बीमारी का भी, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, इसके बाद डिप्थीरिया का भी बताऊंगा, डिप्थीरिया में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ स्यूडो मेम्ब्रेन इन द थ्रोट, डिप्थीरिया को हिंदी में गल घोंटू कहते हैं, डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन भी हमें लगता है बचपन में, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस का डीपीटी, परटूसिस होता है वूपिंग कफ, काली खांसी जिसे कहते हैं, diphtheria. So let's talk about diphtheria. As I told you, in Hindi we call it gal घोंटू. Why we call it gal घोंटू? Here gal is referring to गला, throat. घोंटू, गला घोंट देना. ऐसे लगता है कि किसी ने चोक कर दिया, थ्रोट को गला बंद हो गया, दबा दिया किसी ने. पॉजिटिव एजेंट क्या है? ध्यान रखेंगे, Corynebacterium diphtheriae. लिखिए, एक बार दो बार नोट कीजिए स्पेलिंग, Corynebacterium diphtheriae. सो पैथोजन के नाम से पता चल रहा है डिप्थीरिया कॉज करता है Corynebacterium diphtheriae. ये एक बड़ा ही पावरफुल टॉक्सिन रिलीज करता है. डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है, इट रिलीजेस डिप्थेरोटॉक्सिन. डिप्थीरिया का अगर सही समय पे इलाज ना हो 48 आवर्स के बाद भी डेथ हो सकती है, इतनी तेजी से ये नुकसान पहुंचाता है शरीर में डिप्थेरोटॉक्सिन. ये क्या करता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ स्यूडो मेम्ब्रेन इन द थ्रोट. नोट कर लीजिए, डिप्थीरिया में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्यूडो मेम्ब्रेन इन थ्रोट. और जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज जो है, इनकी माइटोकॉन्ड्रिया को ये डैमेज कर देता है डिप्थेरोटॉक्सिन. तो मतलब डब्ल्यूबीसीज को नुकसान पहुंचा रही है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स है वो फाइट ही नहीं कर पाएंगे इससे, राइट. लाइफ कैन बी सेव्ड, पेशेंट का लाइफ बचाया जा सकता है अगर डिप्थीरिया के लक्षण आ गए, आप उसकी जिंदगी बचाना चाहते हैं. एंटी डिप्थीरिया सीरम जो कि करेगा पैसिव वैक्सीनेशन है, दैट शुड बी गिवन टू द पेशेंट विद इन 48 आवर्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ द सिम्पटम्स. सो मैंने तो ये बात, लाइफ कैन बी सेव्ड अगर लक्षण नजर आ गए, पेशेंट का लाइफ, छोटे बच्चों में होता है, लाइफ कैन बी सेव्ड इफ ADS, that stands for anti diphtheria serum. Life can be saved if anti diphtheria serum is given ASAP, as soon as possible. जल्द से जल्द अगर हम पेशेंट को दे देंगे एंटी डिप्थीरिया सीरम, तो लाइफ कैन बी सेव्ड. याद रखिए ये बात. और डिप्थीरिया के लिए वैक्सीनेशन होता है, आपको पहले भी बताया, डिप्थीरिया, परटूसिस एंड टेटनस, डीपीटी वैक्सीन सभी बच्चों को लगाया जाता है, राइट. क्लियर है जी? ये लिखा है ना वैक्सीनेशन का शेड्यूल, दिख रहा है आपको, मैंडेटरी वैक्सीनेशन फॉर डिप्थीरिया, डीपीटी. बचपन में आपको बहुत सारी वैक्सीन लगी हैं, डीपीटी की, ओरल पोलियो वैक्सीन, राइट. नेक्स्ट बढ़िए आगे, डिप्थीरिया के बाद परटूसिस भी समझिए ना, परटूसिस, PERTUSSIS, दैट इज वूपिंग कफ, काली खांसी जिसे कहते हैं, इट्स एन इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट. नेक्स्ट, सो वेरी डेंजरस डिजीज, ब्लैक डेथ, दैट इज प्लेग. सुना है नाम आपने प्लेग का? एक समय था जब प्लेग इतने भयंकर रूप से पूरी दुनिया में फैला था कि यूरोप की 30% पॉपुलेशन को इसने 14वीं शताब्दी में खत्म कर दिया था. चूहों के जरिए फैलने वाली ये बीमारी है. सो लेट्स टॉक अबाउट प्लेग, दैट इज ब्लैक डेथ. पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस जो है इसका पैथोजन है. एक फ्ली होता है, रेड फ्ली, ज़ेनोक्सेला चियोपिस, जिसके जरिए ये फैलता है. पहले तो हम प्लेग का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म समझ लेते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट, इट कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट. द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज यर्सीनिया पेस्टिस. इसे पास्चुरेला पेस्टिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी. इसे फैलाता कौन? एक फ्ली होता है, रेड फ्ली कहते हैं. ज़ूलॉजिकल नेम है, याद रखेंगे आप, ज़ेनोक्सेला चियोपिस. इट्स एन आर्थ्रोपोड, राइट. इट फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ रैट्स. Plague is a disease of rodents. Plague is nature's way of controlling the population of rats. Plague जो है, it's a disease of rodents. Rodents समझते हैं ना, चूहे आते हैं. It is nature's way of controlling the population of rats. अब रैट में अगर यर्सीनिया पेस्टिस है, ये फ्लिया जो है इसने रैट का ब्लड सक करा
उसके बाद इस फ्लिया ने अगर इंसान को काटा तो ये पैथोजन को हमारे ब्लड में पहुंचा देता है, ठीक है जी। और ये बहुत ज्यादा नहीं उछल सकता जमीन से, इसलिए कहते हैं कि जमीन पे नहीं सोना चाहिए, ये फ्लिया आपको काट सकता है ऊंची खाट पे, ऊंची चारपाई पे, ऊंचे बेड पे सोना चाहिए, क्योंकि ये फ्लिया बहुत ज्यादा उछल के फिर बेड तक नहीं पहुंच सकता है, ठीक है जी। सो आप देख पा रहे हैं कि ये जो यर्सीनिया पेस्टिस है ये रैट फ्ली के जरिए फैलता है, एंड रैट फ्ली जो है ये चूहे का ब्लड सक करता है। सो अगर हमें कभी आपको बहुत सारे चूहे एक साथ मरे हुए नजर आए तो थोड़ी सी चिंताजनक विषय हो जाता है। आप पढ़िए ऐसे बारे में कि इंडिया में भी कई बार ऐसा हुआ है कि प्लेग के कुछ एपिसोड्स हुए, सूरत में भी एक बार प्लेग को लेकर के बहुत जो है पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हुई थी। प्लेग इज 100% फेटल, प्लेग हो जाने पे पेशेंट को बचा पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और प्लेग कई तरह का, देयर इज न्यूमोनिक प्लेग जो लंग्स को इफेक्ट करता है, देयर इज ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग में लिम्फ नोड्स इफेक्ट होती हैं, ब्यूबोनिक प्लेग में लिम्फ नोड्स प्रभावित होते हैं और जगह जगह लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाते हैं, ब्यूबोस बन जाते हैं शरीर में, एंड ब्लड पॉइजनिंग भी हो जाता है, सेप्टिसीमिया हो जाता है। सो प्लेग इज 100% फेटल, इट्स वेरी डेंजरस डिजीज। यू कैन सी दिस, यहाँ पे चूहे से उस फ्लिया ने उठ करके इस इंसान को काट लिया, बाइट कर लिया और यर्सीनिया पेस्टिस ह्यूमन बॉडी तक इसने पहुंचा, ठीक है जी। सो ये जो बीमारी हमने अभी तक पढ़ी ये कौन सी थी? द डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एक बार फिर से नाम लिखेंगे, हमने बैक्टीरियल डिजीजेस में कौन कौन सी पढ़ी है? हमने पढ़ा टाइफॉइड के बारे में, ठीक है जी। इसके अलावा हमने पढ़ा कॉलेरा के बारे में, राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया न्यूमोनिया, लंग्स से रिलेटेड। इसके बारे में पढ़ा न्यूमोनिया के बारे में, मैंने टोल्ड यू अबाउट प्लेग, ठीक है। टेटनस एक और जिक्र कर लेते हैं जी, टेटनस। टेटनस को लॉक जॉ डिजीज भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, नोट कर लीजिए, टेटनस का पॉजिटिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, राइट। इट प्रोड्यूसेस अ वेरी पावरफुल टॉक्सिन दैट इज कॉल्ड टेटानोस्पैज्मिन। मसल्स की अकड़न करवा देता है ये, जॉ मसल अकड़ जाता है, जब ऐसे अकड़ जाएगा, राइट, रेस्पिरेटरी मसल काम करना बंद कर देंगे और टेटनस होने से मृत्यु हो जाती है इंसान की। आपने अक्सर सुना होगा कि जब कभी आप खेलते हुए गिर जाए, कभी सड़क पे, पार्क में खरोंच लग जाए, मिट्टी लग जाए वहां पे, तो आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, टीटी है ना, शॉट जो कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज़ टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है ना, इसके स्पोर्स मिट्टी में पाए जाते हैं, स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट, बहुत लंबे समय तक ये स्पोर्स जिंदा रह लेते हैं, टेटनस बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं। ये बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट होता है इन द इंटेस्टाइन ऑफ मेनी डोमेस्टिक एनिमल्स, हॉर्सेस, काउज, बफेलोज, बहुत सारे जानवरों की लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। उन एनिमल्स की एक्सक्रीटा के साथ या डंग के साथ जो है ये बैक्टीरियल स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। आपने सुना होगा कहते हैं कि सड़क पे अगर आप दौड़ते हुए गिर जाए, खरोंच लग जाए, तो आप टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगवाइए। अब सड़क से ये बात क्यों रिलेटेड है? क्योंकि बहुत पुराने जमाने में सड़क पे टांगे चला करते थे, टांगा होता है जिसमें घोड़े होते हैं आगे, सो घोड़े या जानवर सड़क पे चलेंगे, बैलगाड़ियां चलेंगी, तो उनका एक्सक्रीटा भी सड़क पे गिरा होगा, उनका एक्सक्रीटा या डंग सड़क पे होगा, जब वो ड्राई होगा, सूखेगा, तो हवा में स्पोर्स फैलेंगे टेटनस बैक्टीरिया के, सो वहां से प्रोबेबिलिटी फिर ज्यादा हो जाती है उस चीज की। ये भी आपने सुना होगा कि जंग लगा हुआ लोहा अगर है तो उससे आपको कभी चोट लगे, जो रस्टेड आयरन है उससे चोट लगी आपको, तो भी टेटनस होने की संभावना है और आपको इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? सुनिए अपनी बात। बहुत पुराने जमाने में जब लड़ाइयां लड़ी जाती थी, जब जंग होती थी, तो घोड़ों पे ही होती थी, हॉर्सेस पे, तलवारों के साथ होती थी, सोर्ड्स जो होती है ना, लोहे से बनी। जंग के बाद का सीन क्या होता था जंग के मैदान में कि बहुत सारे सोल्जर्स मरे हुए, उनकी डेड बॉडीज हैं और उनका शरीर अकड़ रहा है और उनके आसपास टूटा फूटा लोहा, तलवारें, ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। सो समहाउ ये दोनों बातें रिलेट हो गई कि जहां भी कहीं, बिकॉज़ अगर घोड़े पे फाइट हो रही है तो घोड़े का एक्सक्रीटा भी होगा, जहां भी कहीं घोड़े का डंग है, एक्सक्रीटा है, जंग लगा लोहा है, तलवारें हैं, की है, वहां पे एक ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसमें शरीर अकड़ जाता है, यानी टेटनस। सो नाउ यू गॉट इट, राइट। टेटनस बैक्टीरिया के स्पोर्स तो अदरवाइज हर कहीं प्रेजेंट है, अब हम उड़ रहे हैं। इवन जब ऑपरेशन थिएटर में आप अपने पेशेंट को लेकर के जाएंगे, हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन थिएटर का माहौल एकदम स्टेराइल हो, साफ सुथरा हो, लेकिन फिर भी इंसान के शरीर के साथ भी तो बैक्टीरियल स्पोर्स आ सकते हैं ना। और जब आपको ह्यूमन बॉडी पे ऑपरेट करना है, काटना है, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि कहीं टेटनस बैक्टीरिया के स्पोर्स ना चले जाए उसके शरीर में। तो उस केस में हम पहले टेटनस का इंजेक्शन दे देते हैं पेशेंट को कि कहीं गलती से भी उसे टेटनस ना हो जाए सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान। क्लियर है जी? टेटनस भी क्लियर करा दिया मैंने, ग्रेट। टेटनस के केस में टेटनस टॉक्सॉइड होता है जो वैक्सीनेशन दिया जाता है, एक एटीएस भी होता है, एंटी टेटनस सीरम, जो पैसिव इम्यूनिटी देता है, राइट। सो हमने बैक्टीरियल डिजीजेस में टाइफॉइड, टेटनस, कॉलेरा, निमोनिया, प्लेग, ये सब पढ़ा। ट्यूबरक्यूलोसिस भी बता देता हूं जी आपको, टीबी जिसे कहते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस, टी शॉर्ट। जनरली जब हम ट्यूबरक्यूलोसिस की बात करते हैं तो लंग्स से ही रिलेट करते हैं, ये जरूरी नहीं होता। टीबी बैक्टीरिया जो है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। पैथोजन क्या है, नाम लिखें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जैसे लेप्रेसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। टीबी बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में कई ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है, जरूरी नहीं लंग्स को। द फेवरेबल साइट ऑफ द बैक्टीरिया इज लंग्स। तो जो लंग्स वाला टीबी है ना, उसको पल्मोनरी टीबी कहते हैं, पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी होता है, टीबी इज नॉट ऑलवेज पल्मोनरी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी किन ऑर्गन्स का हो सकता है? इंटेस्टाइन का टीबी, बोन्स का टीबी, स्पाइनल कॉर्ड का टीबी हो सकता है, ब्रेन का टीबी, यूट्रस का, फैलोपियन ट्यूब का, शरीर के कई ऑर्गन्स को टीबी बैक्टीरिया प्रभावित कर सकता है। बट द फेवरेबल साइट ऑफ द बैक्टीरिया इज लंग्स। टीबी के लक्षण क्या है? लो ग्रेड फीवर बना रहना, थकावट बनी रहनी, बुखार लेकिन हल्का बुखार, थकावट, वजन में गिरावट आना, खांसी बने रहना, और ये भी जरूरी नहीं होता कि सभी पेशेंट को खांसी, कफिंग, कहीं में नहीं साइन होता कफिंग का, और खांसते समय थूक के साथ या बलगम के साथ जो है खून आना, तो ऐसा हो तो फिर टीबी के लिए टेस्ट करवाना पड़ता है। चेस्ट एक्सरे भी हम करेंगे, मॉन्टुक्स टेस्ट होता है ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए। टीबी का इलाज संभव है, दवाइयां ज्यादा देर तक जरूर चलती हैं, लंबे समय तक पेशेंट को दवाइयां खानी पड़ेगी और बीच में नहीं छोड़नी होगी। दवाइयां अगर बीच में ही हम छोड़ देंगे तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है। सो एक बार जब दवाइयां शुरू कर ली, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल या 1.5 साल तक भी ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए दवाइयां लेनी पड़ सकती है पेशेंट को। हमें वैक्सीन भी लगता है बचपन में, बीसीजी वैक्सीन सुना आपने, बैसिलस कालमेट ड्यूरिन, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ दिस वैक्सीन? बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कालमेट ड्यूरिन, दैट इज फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस। क्लियर है जी? सो दीस आर द डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। क्लियर है? आपने बड़े-बड़े सरकारी अस्पतालों के बाहर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बाहर होर्डिंग्स देखे होंगे, वहां लिखा होता है ना, टीबी के लिए डॉट्स अपनाएं। हैव यू हर्ड दिस? टीबी के लिए डॉट्स अपनाएं, डीओटीएस। दिस डीओटीएस स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स के बाहर, सरकारी अस्पतालों के बाहर, या वैसे भी आपने होर्डिंग्स देखे होंगे, टीबी का इलाज संभव है, टीबी के लिए डॉट्स अपनाएं, डीओटीएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस डीओटीएस? ये मेरा सवाल है आपसे। ओके, एक और बैक्टीरियल डिजीज का यहां जिक्र कर लेते हैं जी, दैट इज लेप्रेसी, कुष्ठ रोग भी जिसे हम कहते हैं।
लेप्रेसी, एक समय था जब लेप्रेसी को एक सोशल स्टिग्मा माना जाता था कि लेप्रेसी पेशेंट्स को गांव से बाहर निकाल दिया जाता था, उनके लिए एक अलग जगह बना दी जाती थी जहां पे कुष्ठ रोग के पेशेंट्स रहेंगे। लेप्रेसी का भी इलाज संभव है, राइट? द कॉजेटिव एजेंट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंड आई टोल्ड यू इट इज कल्चर्ड इन द आईज ऑफ आर्माडिलो। कम तापमान में ग्रो करता है। लेप्रेसी नर्व्स को इफेक्ट करता है, स्किन सेल्स को इफेक्ट करता है और धीरे धीरे लॉस ऑफ सेंसेशन होता जाता है। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बाहर बोर्ड लिखा होता है चेहरे पे कोई शून्य दाग है, ऐसा निशान है जहां पे लॉस ऑफ पिगमेंटेशन हो गया है और सेंसेशन नहीं हो रहा आपको, सो दैट इज समथिंग टू बी वरीड ऑफ, राइट? क्लियर है जी? लेप्रेसी, एंथ्रेक्स मैंने बता दिया था, बैसिलस एंथ्रासिस, स्पोर्स ऑफ एंथ्रेक्स बैक्टीरिया हाईली रेजिस्टेंट और ये बायो वॉर में भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट? ये सारी डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई, फंगल डिजीजेस। फंगस नाम सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई फंगल इन्फेक्शन हो गया तो जल्दी से ठीक नहीं होता है, बड़ा समय लगता है इसमें। सो फंगल डिजीजेस में रिंगवर्म आपने सुने होंगे, कॉमनली बच्चों में हो जाते हैं, मिट्टी में पार्क में खेलते हैं, गिर गए कहीं, रिंगवर्म्स हो गए। देन फंगल एक्ने है, कैंडिडियासिस सुना होगा आपने, एथलीट्स फुट, एस्परजिलोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस। नाम नोट कर लीजिए, एक बार आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सब फंगल डिजीजेस है। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज? टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, एथलीट्स फुट, एक ऑप्शन एथलीट्स फुट डाल दिया, सो हमें पता होना चाहिए कि एथलीट्स फुट एक फंगल डिजीज है। सबसे पहले रिंगवर्म्स का जिक्र करें, ठीक है जी? रिंगवर्म्स कॉजेटिव जेनेरा जो है, ये जीनस है फंगस है जो कॉज करते हैं रिंगवर्म्स। माइक्रोस्पोरम एनसीईआरटी में नाम मेंशन है, ध्यान रखेंगे, लिख लीजिए माइक्रोस्पोरम। सेकंड इज एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन समथिंग टू डू विद एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। ट्राइकोफाइटन, तीनों नाम लिखिए। रिंगवर्म आपका हेडिंग है और मेन हेडिंग है फंगल डिजीजेस। रिंगवर्म के लिए पॉजिटिव जेनेरा जो है, मैं लिख रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, नीचे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पॉजिटिव जेनेरा है माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन, तीनों नाम नोट कर लीजिए। अब फंगस में माइसीलिया आपने पढ़ी, फंजाई के स्ट्रक्चर। माइसीलियम जो होते हैं इनके, दे ग्रो ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, स्किन व्हिच इज योर लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन। कई बार स्किन खुद ही प्रभावित हो जाती है, स्किन के भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, है ना? स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस, जहां पे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। कौन सा एपिथेलियम है? स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स में केराटिनाइज्ड, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो फंगल माइसीलिया ग्रो करते हैं एपिडर्मिस में और डीप लेयर्स में ट्रैवर्स करते जाते हैं, अंदर अंदर आगे बढ़ते जाते हैं। रिंगवर्म्स का इन्फेक्शन शरीर में कहीं भी हो सकता है, स्किन में, स्कैल्प पे भी हो सकता है, आर्मपिट्स वाले रीजन में, एरिया अराउंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जहां पे थोड़ी नमी बनी रहती है, स्वेट और ऑयल ज्यादा इकट्ठा होता है, उन एरियाज में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्किन पे ऐसे लेजन्स हो जाते हैं, ठीक है? देखा आपने, नाखूनों में भी हो सकते हैं रिंगवर्म्स, ठीक? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड एरिया। किसी को रिंगवर्म इन्फेक्शन है, आपने हाथ लगाया या उसके गले मिले हैं, आपने पेशेंट के कोई यूज करे हुए आर्टिकल्स इस्तेमाल करे हैं, उसकी कंघी इस्तेमाल करी है, कोम जो है, या कोई भी और हेयर एक्सेसरीज, हेयर बैंड, टॉवल, शूज, कोई भी पर्सनल आइटम है, तो ये रिंगवर्म दूसरे तक डाल सकते हैं। हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? स्क्रैपिंग द लेजन एंड ऑब्जर्विंग अंडर द माइक्रोस्कोप। उस लेजन को स्क्रैप करा हमने, ठीक है, स्किन का पीस लेके उसको ऑब्जर्व करा माइक्रोस्कोप के नीचे। एंटी फंगल, इसमें ऑइंटमेंट्स है, टॉपिकल क्रीम्स है, साबुन आते हैं, कई तरह के शैम्पू हैं जो लगाए जाएंगे एंटी फंगल्स। ओरल एंटी फंगल्स यानी दवाइयां भी दी जाती है, लेकिन समय लगता है इसमें, इतनी जल्दी से ठीक नहीं होता है। एथलीट्स कॉमनली स्पोर्ट्समैन जो है वो वेयर वेरी टाइट शूज, इसीलिए हमने नाम दे दिया एथलीट्स। इट इज सीन इन स्पोर्ट्समैन हु आर वेयरिंग वेरी टाइट शूज, बड़े टाइट जूते पहन के रखे हैं, सो पसीना इकट्ठा हो रहा है, वहां ऑयल इकट्ठा हो रहा है सॉक्स के अंदर ही, सो एथलीट्स फुट होने की संभावना बढ़ जाती है। रेड फ्लेकी रैश बिटवीन द टोes, इस तरह से समय लगता है इसका भी इलाज होने में, ठीक है जी? सो दोस वर द डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई। फंगल डिजीजेस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें, बस माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन, ये जेनेरा याद रखिएगा। रिंगवर्म, एथलीट्स फुट याद रखिएगा, क्लियर है जी? अब ये रिंगवर्म के साथ टेपवर्म, राउंडवर्म मत कंफ्यूज कर जाना, ये रिंगवर्म फंगल डिजीज है, टेपवर्म और राउंडवर्म वर्म हेलमिंथ डिजीजेस में पड़ेंगे। Disease means any kind of deviation from normal structural and functional state of body which causes discomfort or disability. Diseases कम्युनिकेबल होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस भी कह देते हैं। मतलब ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे में फैलती हैं वो कम्युनिकेबल कहलाती हैं। जो बीमारियां एक से दूसरे इंसान में नहीं फैलती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कैंसर है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो गए, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस हो गई, आर्थराइटिस हो गया, एलर्जी, ये सब नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीजेस वो हैं जो एक से दूसरे में फैलती हैं। बीमारी का एक से दूसरे इंसान में फैलने का जरिया या मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग तरह का हो सकता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, हमने अपने पिछले सेशंस में पढ़ा था इस बारे में। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पेशेंट, पेशेंट के गले मिलने से, टच करने से, उसके क्लोज संपर्क में आने से। डायरेक्ट कांटेक्ट विद सॉइल, जैसे टेटनस हो गया। एनिमल बाइट, रैबिड एनिमल है, रेबीज का वायरस है उसके पास और उसने काट लिया है तो रेबीज हो जाएगा अगर उस रैबिड एनिमल ने काट लिया, राइट? ह्यूमन कैरियर्स भी हमने पढ़ा था, मैरीमेलन, टाइफॉइड मैरी, क्लासिकल केस, न्यूमेरिकल साइंस, वो भी आपको पता है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमने पढ़ा था कि आर्थ्रोपोड वेक्टर हो सकते हैं, हाउस फ्लाई, एनोफिलीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, इसके अलावा सैंड फ्लाई, सीसी फ्लाई, ये सब आर्थ्रोपोड वेक्टर्स हैं जो अलग अलग तरह की बीमारियां फैला सकते हैं। पेशेंट के द्वारा इस्तेमाल किए गए कंटामिनेटेड यूटेंसिल्स, या कह लीजिए कि अगर पेशेंट का यूज किया हुआ कोई भी आर्टिकल है, तौलिया है, शूज है, कोम है, चश्मा है, वॉलेट है, उससे भी हो जाएगी बीमारी। सो आर्थ्रोपोड वेक्टर्स, एयरबोर्न मेथड, फोमाइट बोर्न मेथड, व्हीकल बोर्न मेथड। व्हीकल बोर्न में हमने पढ़ा था यूज ऑफ कंटामिनेटेड फूड आइटम्स, राइट? मिल्क, आइस, खाने पीने की जो चीजें, उन सब। फिर हमने ये जाना था कि कोई पैथोजन बीमारी करता कैसे, या तो टिश्यूज को डैमेज करके, जैसे रेबीज का वायरस हो गया, या फिर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके और टॉक्सिन को सिक्रीट करके, एक्सोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स, ये हमने पढ़े। उसके बाद हमने कंटिन्यू करा था इस विषय को कि बैक्टीरिया कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, फंजाई कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, फंजाई के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। आज हम जिक्र करेंगे डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय वायरसेस, डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, हेलमिंथ डिजीजेस का भी जिक्र करेंगे आने वाले सेशंस, ठीक है जी? चलो कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस के नाम रिवाइज कर लें एक बार क्विकली। डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, टाइफॉइड, एंटेरिक फीवर कहते हैं जिसे, इंटेस्टिनल फीवर भी कहते हैं। टाइफॉइड के लिए टेस्ट कौन सा होता है आपको बताया था पिछले सेशन में कि जब पेशेंट को आपको लगे कि भाई टाइफॉइड हो सकता है तो आप कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे? विडाल टेस्ट, WIDAL, विडाल टेस्ट।
टेटनस का जिक्र किया था हमने, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, टाइफाइड का पैथोजन कौन है? साल्मोनेला टाइफाइड। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन योर स्टमक इज अ पोटेंट किलर ऑफ टाइफाइड पैथोजन। ट्यूबरकुलोसिस हमने पढ़ा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि बड़े-बड़े हॉस्पिटल के बाहर होर्डिंग्स होते हैं टीबी के लिए, डॉट्स अपनाएं, DOTS, दैट स्टैंड्स फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, अ स्ट्रेटजी डिजाइन्ड टू फाइट विद टीबी। टीबी के लिए जो दवाइयां हैं वो लंबे समय तक चलती हैं। टीबी लंग्स का हो सकता है, पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो सकता है, इंटेस्टाइन का ट्यूबरकुलोसिस, यूट्रस का, स्पाइनल कॉर्ड का, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं जो ट्यूबरकुलोसिस से इफेक्ट हो सकते हैं। सो बैक्टीरियल डिजीज में इसके अलावा हमने लेप्रोसी, एंथ्रेक्स, मेनिंजाइटिस बताया था, कॉलेरा, डायसेंट्री, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब बीमारियां हमने पढ़ी थी। फंजाई में आपको बताया था कि एपिडर्मोफाइटन जेनेरा जो है वो फंगल इन्फेक्शन करते हैं। एथलीट फुट के बारे में बताया था, रिंगवर्म बताया था। फंगल इन्फेक्शंस इतनी आसानी से ठीक नहीं होते हैं, समय लगता है इनको ठीक होने में। चलिए, सो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। कागज कलम तैयार होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ नोट करेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है वो भी आप नोट कर लेंगे साथ के साथ, ठीक है जी। एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ज़ील के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हम बेहतरीन चीजें सीखेंगे एंड वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनेंगे। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ एंड लेट्स सी हम पढ़ चुके हैं बेटा अभी तक कौन-कौन से पैथोजेंस के बारे में। अच्छा, पैथोजेंस क्या है? डिजीज कॉजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स। बैक्टीरिया, यस हमने पढ़ ली, अलग-अलग बीमारियां जो बैक्टीरिया करते हैं। फंजाई वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। चलिए आप मुझे बताइए कुछ कॉमन डिजीजेस, आपको भी आईडिया होगा वायरसेस कौन-कौन सी बीमारियां करते हैं। एचआईवी वायरस एक तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, एचआईवी कॉजेस एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। चिकन पॉक्स बचपन में होता है ना, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्प्स, रुबेला। मम्प्स क्या है? स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स, कान पेड़े भी कहते हैं, कान के पास स्वेलिंग हो जाती है, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड सूज जाती है, बड़ा पेनफुल होता है। रेबीज, डेंगू, येलो फीवर, है ना, ये सब डिजीजेस हैं जो वायरसेस करते हैं। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, राइट। निमोनिया क्या है? निमोनिया इज कॉज्ड बाय वायरस और बैक्टीरिया, याद कीजिए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया जो निमोनिया करते हैं, और जब दोनों लंग्स प्रभावित होते हैं निमोनिया से, वी कॉल इट डबल निमोनिया। चलिए, वायरसेस के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारियां जो है ये रही आपके सामने। वायरस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। होस्ट के शरीर के बाहर तो वायरस नॉन लिविंग है और होस्ट के शरीर में पहुंचने के बाद वो लिविंग। वायरसेस सेलुलर मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं और सेल के अंदर वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। दे टेक कंट्रोल ऑफ द सेलुलर मशीनरी एंड दे इंस्ट्रक्ट द सेलुलर मशीनरी की जो हम कह रहे हैं तुम्हें वही करना हो। कोविड-19 हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में, कोविड-19 डिजीज, कोविड स्टैंड्स फॉर कोरोना वायरस डिजीज, राइट। इसके अलावा हम पढ़ेंगे जी मम्प्स के बारे में, पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, पोलियो के लिए OPV, पोलियो को इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहा जाता है। रुबेला, स्मॉल पॉक्स, पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन याद है? एडवर्ड जेनर, मैंने आपको बताया भी था। एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों को पाउ पॉक्स हो जाता है उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता, तो उन्हें ये आइडिया मिला एडवर्ड जेनर को दैट इनिशियल एक्सपोजर टू अ माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज प्रोटेक्ट्स योर बॉडी अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ डिजीज। सो उन्होंने पाउ पॉक्स का पैथोजन एक छोटे 8-9 साल के बच्चे के शरीर में डाला, जेम्स फिट्ज नाम था उस बच्चे का, उनके मालिक का ही बेटा था। बच्चे को पाउ पॉक्स हो गया, थोड़े दिनों बाद वो पाउ पॉक्स से ठीक हो गया। फिर उन्होंने स्मॉल पॉक्स का पैथोजन उस बच्चे के शरीर में डाला पर उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ क्योंकि उसके शरीर में इम्यूनिटी बन चुकी थी और वो इम्यून सेल्स स्मॉल पॉक्स से बचा लेते। तो यहीं से वैक्सीन जैसी चीज की शुरुआत हुई। फिर लुइस पास्चर ने बहुत काम करा इस चीज पे, एंड डेवलप वैक्सीन फॉर रेबीज, एंथ्रेक्स, चिकन कॉलेरा, राइट। सो स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से खत्म हो चुका है। हेपेटाइटिस के बारे में हम जानेंगे। हेपेटाइटिस वर्ड रेफर्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। हेपेटाइटिस कई तरह का है, इट इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस A वायरस HbA, हेपेटाइटिस B वायरस व्हिच इज मोस्ट डेंजरस HBV, हेपेटाइटिस B वायरस HIV से कई गुना ज्यादा तेजी से ये फैलता है, लिवर का इन्फ्लेमेशन करता है। फ्लू के बारे में पढ़ेंगे, मीजल्स के बारे में पढ़ेंगे। खसरा कहते हैं मीजल्स, छोटे-छोटे दाने पूरे शरीर में हो जाते हैं, छोटे बच्चों में होता है। रेबीज, रैबिड एनिमल के काटलेट्स। कॉमन कोल्ड, जुकाम जो है, ठीक है जी। सो ये डिजीज याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा कि जो डेंगू है, डेंगू वायरस है, राइट, दैट्स आल्सो अ डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय वायरस। और कौन सा मच्छर से फैलाता है? एडीज रिप्टाइल। येलो फीवर है, चिकुनगुनिया है, चिकुनगुनिया भी सुना होगा आपने नाम। इट्स अ तंजानियन वर्ड। चिकुनगुनिया का मतलब है फोल्डेड अप, इतना ज्यादा जॉइंट पेन होता है कि पेशेंट का शरीर पूरा फोल्ड हो जाता है दर्द के मारे। चलिए, कॉमन कोल्ड, सबसे पहले जुकाम, काफी इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे में बड़ी तेजी से फैलता है। बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि अगर आपको कोल्ड है, जुकाम है, भाई तो आप अपने पास एक रुमाल जरूर रखिए, अपना नाक ढकने के लिए, मुंह जो है कवर करके रखने के लिए। आपको छींक आए, आप स्नीज करें, खांसी हो, तो आपको अपने आप को इस तरह से कवर करके रखने की, दूसरों तक वो चीज ना फैलाए क्योंकि बहुत तेजी से फैलता है। सो कॉमन कोल्ड्स, हेडिंग आपका जी कॉमन कोल्ड एंड पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है राइनो वायरस, RHINO। राइनो वर्ड इज रेफरिंग टू नोज। राइनो वायरस जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। ट्रांसमिशन है एरोसोल्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। मान लीजिए जिसको कोल्ड है, उसने खांसा है, छींका है, उसके हाथ पे भी मान लीजिए लग गए हैं एरोसोल्स जो है ड्रॉपलेट्स, और दूसरे से हाथ मिला रहा है, गले मिल रहा है, सो ऑब्वियसली बात है दूसरे इंसान तक वो चीज फैल जाएगी और बड़ी तेजी से फैलेगी। इसके अलावा डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड सरफेस, मान लीजिए जैसे कोल्ड है, जुकाम है ना, उसने अपने हाथ से अपना नाक पोंछ लिया, मुंह साफ करा और किसी दरवाजे के हैंडल को उसने जो है खोला है, उसके बाद आपने जाके टच कर लिया उसे, फिर वही हाथ से अपने आंखें, मुंह, नाक इसको टच कर लिया तो आप तक पहुंच जाएगा। सो कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड सरफेस। कॉमन कोल्ड जो है जुकाम है, ये आपकी नेजल एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित नहीं करता है। जो ध्यान रखिएगा, जुकाम जब होता है ना तो आपके लंग्स इफेक्ट नहीं हुए हैं उस चीज। सो इट अफेक्ट्स द नेजल एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो हम सादी भाषा में कह सकते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। लक्षण आप जानते हैं कि भाई 3-4 दिन तक तो जुकाम परेशान करता ही करता है। नाक बंद हो जाना, नेजल कंजेशन या फिर नाक बहने लगना, रनिंग नोज, आवाज जो है उसमें एक भारीपन आ जाता है, होर्सनेस इन द वॉइस, खांसी होगी, कफ करेगा पेशेंट, और गला खराब हो जाना, सरदर्द भी होगा, थकावट महसूस होगी, कुछ लोगों के केस में माइल्ड फीवर भी हो सकता है। सो जुकाम के ये लक्षण जो है 3-4 दिन तो रहेंगे और फिर अपने आप ठीक होगा। ऐसा नहीं कि आपको दवाइयां खाते जाए तो वो उस वायरस को मार डालेगी, नहीं, आपके शरीर का इम्यून सिस्टम ही उससे फाइट करेगा और आपको राहत मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, खाने पीने में प्रोटीन रिच डाइट ले लेनी चाहिए, तो उससे क्या है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन रहता है। वो तो इन जनरल भी आपको अपनी डाइट में प्रोटीन्स जरूर लेने चाहिए सही मात्रा में। कॉमन कोल्ड वायरस cannot be treated with any medication। तो जुकाम की जो हम दवाइयां खा लेते हैं ना, फायदे से वो कोई ज्यादा असर नहीं करेंगी, ये आपका इम्यून सिस्टम ही बचाएगा आपको इससे। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं जी अपने आप को बचाने से? The spread of the infection can be prevented by wearing a mask। अब आप कहेंगे हम हर समय तो मास्क नहीं पहन सकते,
कवरिंग व्हाइल स्नीजिंग एंड कफिंग, हर किसी को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप खांस रहे चीख रहे हैं तो आप अपने आप को रुमाल से अपना मुंह बना जो है ढक के रखें उस चीज है ना। अवॉइडिंग द क्राउडेड एरियाज, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा क्राउड हो रखा है, तो उस चीज को अवॉइड किया जाए। एंड हैंड सैनिटाइजेशन, आप दिन में कई बार जो है अपने हाथ जरूर सैनिटाइज कीजिए, अच्छे साबुन से आप धो लीजिएगा, सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है और अवेलेबल है तो सैनिटाइज जरूर कीजिए, राइट जी। दैट वाज कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट इज फ्लू। कॉमन कोल्ड अलग है और फ्लू जो है दैट इज डिफरेंट। फ्लू के लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इन्फ्लुएंजा वायरस, राइट। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंजा वायरस। ट्रांसमिशन कैसे है? वो लगभग सेम है जैसे हमने अभी पढ़ा था कोल्ड के लिए, इनहेलिंग द एरोसोल्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, इस तरीके से एक से दूसरे में फैलेगा और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित कर रहा है फ्लू। अब यहाँ पे गौर फरमाइएगा, इट इज अफेक्टिंग योर नोज, योर थ्रोट एंड योर लंग्स आल्सो। कॉमन कोल्ड के केस में हमने पढ़ा था कि वो लंग्स को प्रभावित नहीं कर रहा, फ्लू आपके लंग्स को भी इफेक्ट करता है। सो सांस लेने में भी परेशानी होगी, एक भारीपन महसूस होगा पेशेंट को, चेस्ट रीजन में खांसी भी होगी, कफिंग होगी। सो देयर विल बी कफ मतलब खांसी विद चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सर दर्द होना, थकावट महसूस होना, मसल्स में पेन, शरीर में दर्द होना, बुखार और ठंड भी, इसमें चिल्स, राइट। सो फ्लू के सिम्टम्स एंड कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स में अंतर है, ध्यान दीजिएगा, राइट। आपको आराम करना चाहिए, या अगर आप डॉक्टर हैं तो पेशेंट को ये बोलेंगे भाई रेस्ट कीजिए, ठीक है। टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड्स लेना है आपको, राइट, जिसमें आप पेशेंट को कह सकते हैं कि अगर डायबिटिक नहीं है पेशेंट तो वो ग्लूकोज ले सकता है पानी में, कोई फ्रूट जूस ले सकता है। डायबिटीज का भी ध्यान रखना होगा, ऐसे रैंडमली आप नहीं कह देंगे कि भाई हाँ जूस पीते जाइए, जूस पीने से तो ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा पेशेंट, है ना। एज अ डॉक्टर आपको बहुत सारी बातें मद्देनजर रखनी होगी, हाई बीपी पेशेंट तो नहीं है वो, है ना, मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं पेशेंट। सो नारियल पानी आप सजेस्ट कर सकते हैं, नारियल पानी बहुत अच्छी चीज है, कोकोनट वाटर। एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पेशेंट की हालत खराब है, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी है तो नेबुलाइजर भी हम सजेस्ट करेंगे कि आप नेबुलाइज कीजिए। स्टीम लीजिए, सबसे सिंपल है, पेशेंट को सजेस्ट करेंगे आप स्टीम लीजिए, राइट। उसके अलावा एंटीवायरल ड्रग्स देनी पड़ सकती है अगर जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन है, बुखार ज्यादा हुआ है तो। सो वी गिव एंटीवायरल ड्रग्स इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शंस, राइट। बाकी समय तो लगेगा इसमें भी ठीक होने में। एक बार हम कॉमन कोल्ड में और फ्लू में अंतर देख लेते हैं, डिफरेंसेस समझ लेते हैं क्या क्या है मोटे तौर पर। कॉमन कोल्ड जुकाम जिसे हम कह देते हैं राइनो वायरस करता है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज राइनो वायरस। फ्लू जो है द पॉजिटिव एजेंट इज इन्फ्लुएंजा वायरस, राइट। जुकाम में या कॉमन कोल्ड में जो सिम्टम्स है, लक्षण है वो माइल्डर है, माइल्डर मतलब हल्के कंपैरेटिवली, बहुत ज्यादा ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन फ्लू के केस में सिम्टम्स आर वर्स देन कोल्ड, जुकाम से वर्स्ट कंडीशन होगी पेशेंट की। और कॉमन कोल्ड में ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, धीरे धीरे लक्षण आएंगे पेशेंट। फ्लू में एकदम से एब्रप्टली सिम्टम्स की गला खराब महसूस हुआ, जॉइंट्स में पेन होने लग गया, सर दर्द है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट है और बुखार भी चढ़ गया कुछ घंटे बाद, ठंड भी लगने लग गई, सो दैट इज फ्लू। कॉमन कोल्ड डू नॉट जनरली रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन जो फ्लू है इट कैन कॉज सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस लाइक निमोनिया, राइट, और ज्यादा डेंजरस कंडीशन हो सकती है सही समय पे अगर सही तरीके से इलाज नहीं मिला पेशेंट को। सो आई होप आप सिम्टम्स में डिफरेंसेस समझ रहे हैं कॉमन कोल्ड में एंड फ्लू। नेक्स्ट पोलियो, नाम सुन के ही बड़ा भयानक सी बीमारी लगती है पोलियो, लेकिन मेडिकल साइंस काफी तरक्की कर चुकी है और आपको जानते हैं खुशी होगी कि हमने भारत में पोलियो की इस भयानक बीमारी से निजात पा ली। इंडिया ने अपने आप को पोलियो से मुक्त डिक्लेयर कर दिया। कौन सी ईयर में डिक्लेयर करा है पता है आपको? चलिए बताता हूं थोड़ी देर में। पोलियो के बारे में आपने मीडिया में, अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, आप कह लीजिए टीवी में, एडवर्टाइजमेंट्स में और कई तरह के सोशल मीडिया में आपने ये शब्द सुने होंगे, पोलियो ड्रॉप्स जो है 2 बूंद जिंदगी के। ऐसा क्यों कहा जाता है? ये ओरल पोलियो वैक्सीन को रेफर करता है। हर बच्चे को 5 साल की उम्र तक के बच्चा, 5 साल से छोटा जो है, उन्हें ओरल पोलियो वैक्सीन देना बहुत ही जरूरी है ताकि पोलियो की इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति पाई जा सके। वैक्सीनेशन होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, राइट। पोलियो को पोलियो माइलिटिस भी कहते हैं। द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज पोलियो वायरस, राइट। इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहा जाता है पोलियो को, इन्फेंटाइल पैरालिसिस। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्फेंट्स में ही होगा पोलियो, बड़े उम्र के लोगों में भी हो सकता है, रेयर कंडीशंस। पोलियो का वायरस जो है वो फैलता कैसे है? देखिए, फीकल ओरल रूट। अब ये फीकल ओरल रूट से क्या मतलब है? लिखा नहीं, ट्रांसमिशन, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ओरल फीकल रूट्स। व्हाट इज इट मीन? गौर फरमाइएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने स्लाइड के जरिए आपको दिखाया है कि एक बच्चा जो है वो एक स्ट्रीम के किनारे, छोटी सी नदी के किनारे डिफिशिएट कर रहा है, एक्सक्रीटा पास आउट कर रहा है, फीसेस पास आउट कर रहा है, राइट। अब होगा क्या, वो फीसेस पानी में नहीं। मान लीजिए इस बच्चे में इंफेक्शन है पोलियो वायरस से, सो इट इज पासिंग आउट थ्रू द एक्सक्रीटा, गोइंग इनटू द वाटर, पूरा पानी कंटामिनेट हुआ। अब किसान जो है खेतों में फल सब्जियां उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, वो पानी जो है आसपास अगर कोई नदी है, कोई स्ट्रीम है, वहां से पानी दे दिया। सो पानी जब खेतों तक पहुंचा कंटामिनेटेड, सो वो इन्फेक्शन फल और सब्जियों तक पहुंचा, वायरस वहां तक पहुंच गया और उसके जरिए हेल्दी पर्सन के शरीर में जा सकता है। समझा बात? किस तरह से हुआ ये इन्फेक्शन ट्रांसमिशन ना। दूसरा आप जानते हैं मक्खियां जो है, हाउस फ्लाइज, हर गंदी जगह पे मक्खियां दिन आती है, तो मक्खियां जो एक्सक्रीटा पे भी बैठेगी, उसके बाद मक्खियां उड़ करके अगर वो किसी फूड आइटम पे बैठेंगी तो उन्होंने वहां तक ट्रांसमिशन कर दिया, राइट। सो यहां पे आप देख पा रहे हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन द फील्ड्स इरिगेटेड विद कंटामिनेटेड वाटर, house flies, the flies that carry pathogens which then they sit on the food and spread the infection, right? देख पा रहे हैं क्या? So इसलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप जहां से भी कहीं खाने वाली चीज, पीने वाली चीज ले रहे हैं, वो साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, राइट। बेसिक हाइजीन जो है वो मेंटेन होना चाहिए वहां पे। पोलियो का वायरस जो है वो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। It affects the central nervous system, brain, stem and the spinal cord. So the motor neurons which give command to the muscles, they are affected. मोटर न्यूरॉन्स अगर प्रभावित हुए, मसल्स को कमांड नहीं मिली कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, पैरालिसिस, ठीक है। सो पोलियो पेशेंट्स अगर आपने कभी देखे हैं, छोटे बच्चे, सो उनमें पैरालिसिस हो जाता है, फिर वो चल फिर नहीं पाएंगे और पोलियो हो जाने पर फिर उसके बाद इलाज नहीं हो सकता। इसीलिए पोलियो का वैक्सीन जो है OPV, दैट स्टैंड्स फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन। पल्स पोलियो अभियान भी आपने सुना होगा, ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चों को देना जरूरी है। पोलियो हो जाने के लक्षण क्या है? बुखार हो जाता है, हेडेक है, फैटीग है, नोजिया है, मतलब जी मिचलाना, उल्टी आने वाली फीलिंग होना, और फिर अल्टीमेटली क्या है कि देयर विल बी नंबनेस, सुन हो जाएंगे, टिंगलिंग फीलिंग होगी लेग्स में, फ्लॉपी लेग्स। आप देख पा रहे हैं इस तरह से, बिकॉज़ मसल को कमांड नहीं मिल पा रही है नर्वस सिस्टम से कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। पैरालिसिस व्हिच इज वेरी डेंजरस।
ठीक है, याद रहेगा पोलियो के बारे में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया पोलियो का, राइट। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पहले वायरस पहुंचता है, वहां से फिर नर्वस सिस्टम तक चला जाता है। देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर पोलियो इन्फेक्टेड पेशेंट्स। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पोलियो हो जाने पे कोई इलाज नहीं है, इसलिए वैक्सीनेशन होना बहुत बहुत जरूरी है हर बच्चे का, बिकॉज अगर कोई भी छूट गया वैक्सीनेशन से और उसमें ये पैथोजन चला गया तो फिर वो दूसरों तक फैला सकता है। सो गुड सैनिटेशन एंड हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करके रखना जरूरी है। एंड ओरल वैक्सीन दी जानी चाहिए बच्चों को, आप तो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीनेशन साल्कन 7 याद है जिन्होंने बनाई थी वैक्सीन। इंडिया वाज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इन 2014, राइट, याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, हम पढ़ रहे थे वेरियस डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। नेक्स्ट हम ले रहे हैं रेबीज। बचपन से आप रेबीज के बारे में सुनते आ रहे हैं और जनरली हम इसे रिलेट कर देते हैं रैबिड डॉग के साथ, है ना। कितने पागल कुत्ते ने काट लिया है, रैबिड डॉग ने काटा है तो रेबीज हो जाएगा। रेबीज का वैक्सीन पोस्ट एक्सपोजर दिया जाता है कि जब हमें लगे कि भाई हाँ रैबिड एनिमल ने काट लिया उसके बाद वैक्सीनेशन होता है। आपने भी सुना होगा 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे पहले पेट में, है ना, सुना है आपने बचपन में। अब 14 नहीं लगते, अब कम लगते हैं इंजेक्शन। और वैसे अगर आपको आपने घर में भी पेट्स रखे हुए हैं, शौक होता है बच्चों को डॉग्स का, कैट्स का, तो उन एनिमल्स का भी प्रॉपर वैक्सीनेशन होना जरूरी होता है, प्रॉपर शेड्यूल के साथ जरूरी है। चलिए रेबीज के बारे में जानते हैं। लाइसा वायरस द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज लाइसा वायरस। रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना, हाइड्रो रेफर्स टू व्हाट, फोबिया रेफर्स टू फियर, द फियर ऑफ व्हाट, पेशेंट को पानी या कोई पीने वाली चीज या इवन अपना सलाइवा स्वेलो करने से भी डर लगता है, बिकॉज़ उसी से एकदम से ट्रिगर हो जाता है पैनिक अटैक। ट्रांसमिशन, द बाइट ऑफ अ रैबिड एनिमल। रैबिड एनिमल अब जरूरी नहीं होता कि डॉग ही हो, डॉग्स, रैबिट्स, मंकीज, कैट्स, स्क्विरल, वॉल्फ, जैकल, इवन घोड़े के काटने से, घोड़ा जनरली काटता नहीं है, हॉर्स जो है कैमल हॉर्स अटैक कर भी सकते हैं, ठीक है जी। सो रैबिड है एनिमल, वो वायरस उनके सलाइवा में प्रेजेंट है तो वो हमारे शरीर तक पहुंच जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। रेबीज का जो वायरस है वो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करता है। मान लीजिए हाथ पे काटा है रैबिड एनिमल ने, सो यहाँ पे इस तरफ सेल बॉडी होगी एंड राइट, सो याद है सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स, यू रिमेंबर। सो ये एक्सॉन्स के थ्रू ट्रैवल करता हुआ जो है वो पहुंच जाता है नर्वस सिस्टम तक, ओके, एंड इट इज वेरी डेंजरस। रेबीज हो जाने पे फेटल है, इंसान को बचा पाना मुश्किल हो जाता है अगर उसने वैक्सीन नहीं लगवाया, और इसका वैक्सीन पोस्ट एक्सपोजर होता है। क्या वायरल डिजीजेस सिर्फ इंसानों में होती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वायरसेस जानवरों को भी प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ वायरल डिजीजेस हैं जो ह्यूमंस में ही देखने को मिलती हैं। मम्प्स, मीजल्स, रूबेला। MMR वैक्सीन सुना आपने? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक वैक्सीन का नाम लिख रहा हूं, MMR वैक्सीन। इससे पहले आप DPT वैक्सीन के बारे में जानते हैं, BCG वैक्सीन के बारे में जानते हैं। DPT इज डिप्थीरिया परटूसिस टेटनस, BCG इज बैसिलस कालमेट यूरी। अब आपको MMR बता रहा हूं, MMR का फुल फॉर्म है जी मम्प्स, मीजल्स, रूबेला। सो मीजल्स जिसे हम खसरा भी कहते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं शरीर पे, नाक में से पानी बहना, आंखों से पानी बहना, बुखार हो जाना, लाल पड़ जाना चेहरा, इन्फ्लेमेशन होना जगह जगह पे, एंड द पॉजिटिव एजेंट इज मीजल्स वायरस, और ये छोटे बच्चों में ही होता है, राइट। मम्प्स पैरामाइक्सो वायरस करता है, मम्प्स या मम्प्स वायरस कहते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स का स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स, सूज जाते हैं कान के पास में, कनपेडी भी कहते हैं इसे। छोटे बच्चों में होता है लेकिन टीनेज में भी हो सकता है, और टीनेज में अगर बॉयज में हो तो इट कैन अफेक्ट द टेस्टिस आल्सो। रूबेला द पॉजिटिव एजेंट इज रूबेला वायरस एंड लिम्फ नोड्स को प्रभावित करता है, राइट। सो दैट्स अबाउट मम्प्स, मीजल्स एंड रूबेला। स्मॉल पॉक्स मैं आपको बता चुका हूं, चिकन पॉक्स मैंने बताया, डेंगू वायरस के बारे में भी बता दिया, राइट। चिकुनगुन्या, येलो फीवर, ये इसके अलावा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस भी है जो जेनिटल हर्पीज करता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में पढ़ा हमने, जेनिटल वॉर्ट्स भी पढ़ा था, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सो वायरस के द्वारा करी जाने वाली और बीमारियां भी होती हैं, नाम लिख नहीं पा, चलो लिख लेते जल्दी से। HIV AIDS caused by HIV virus, right? Genital herpes reproductive health में बताया था, herpes simplex virus, genital warts, human papilloma virus, डेंगू और डेंगू वायरस करता है इसे। एक क्लासिकल डेंगू है, एक डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है, प्लेटलेट्स का काउंट रिड्यूस होता जाता है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, राइट। देन चिकुनगुन्या, इट इज चिकुनगुन्या, येलो फीवर, ये सब डिजीजेस वो हैं जो वायरसेस करते हैं। देन स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, राइट, याद रहेगा, बैक्टीरिया के द्वारा करी जाने वाली बीमारियां, फंजाई जो बीमारियां करते हैं, एंड वायरसेस जो डिजीजेस करते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई वाली, जो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। मैंने से हायर क्लासेस दैट रेफर्स टू योर MBBS डिग्री, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, राइट, जहां पे आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, साइकियाट्री, बहुत कुछ पढ़ना है आपको। सो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, इसलिए मोटिवेटेड रहना चाहिए, बिकॉज़ जो फील्ड आपने चुना है मेडिकल साइंस का, बहुत ही खूबसूरत फील्ड है। वो सैटिस्फैक्शन इमेजिन करके देखिए जब आप किसी पेशेंट का इलाज करेंगे और वो तंदुरुस्त होकर के आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करेगा, वो फीलिंग ही अलग होगी। सो जब भी कभी आपको लगे ना कि हम थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे हैं, थकावट हो रही है, पढ़ा नहीं जा रहा, मन नहीं लगा, तो ये बातें याद करके देखा करो कि आज से 5 साल बाद कैसे होंगे आप, 10 साल बाद कैसे होंगे आप, राइट। चलिए बढ़िया आगे, ग्रेट। नेक्स्ट इज डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, ठीक है जी, लिख दूं, हम पढ़ने जा रहे हैं डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। अब इसमें कौन कौन से प्रोटोजोन का याद रखना भाई, प्लाज्मोडियम तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में पूरा लाइफ साइकिल दिया हुआ है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, है ना, व्हिच कॉजेस व्हाट, मलेरिया। तो प्रोटोजोन डिजीजेस में नंबर 1 पे हो गया मलेरिया, पॉजिटिव एजेंट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम falciparum, राइट। देन amoebiasis and amoeba histolytica, then trypanosomiasis, स्लीपिंग सिकनेस में ट्रिपैनोसोमा कैम्बियंसे, ट्रिपैनोसोमा रोडेसियंसी, और भी होते हैं ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, ट्रिपैनोसोमा कहते हैं। देन लिशमैनियासिस, आप इस स्पेलिंग लिखिए, लिशमैनियासिस बाय लिशमानिया डोनोवानी, काला अजर, लिशमानिया ट्रॉपिका भी होता है, राइट, लिशमानिया ब्राजीलियंसिस भी होता है, अलग अलग स्पीशीज, ठीक है जी। ये मेन बीमारी मैंने आपको बताई, ओके। सो देखते हैं जी क्या क्या लिखी है हमारे पास, प्रोटोजोन देखिए कितने सुंदर बनाए हमने आपके लिए। मलेरिया आपको बताया अभी, एमीबियासिस बताया, लिशमैनियासिस बताया, ट्रिपैनोसोमियासिस बताया, स्पेलिंग और कीजिएगा, बेबेसियोसिस एंड क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, राइट। मीन आप याद रखना, मलेरिया,
ट्रिपैनोसोमा वाला ट्रिपैनोसोमियासिस, लिशमानिया वाला लिशमानियासिस। ये तो आपको हर हाल में याद होने चाहिए और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मलेरिया सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एनसीईआरटी में कंप्लीट लाइफ साइकिल दिया हुआ है इसका। नंबर 2 पे ये भी याद रखना, नंबर 3 पे ये भी याद रखना। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ेगा, उस पे क्वेश्चंस भी आते हैं ना। मच्छर, मॉस्किटोस, आर्थ्रोपोड्स, पूरी दुनिया में हर जगह मच्छरों ने अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है। और हम कितनी भी कोशिश कर लें मच्छरों से मुक्ति नहीं पा सकते। कितने तरह के हमने इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, घर में भी कितने तरह के हम ऑल आउट बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, अगरबत्तियां जलाना जिनसे धुआं होता है कि मच्छर मर जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इनसे जल्दी जीत नहीं सकते, है ना। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बड़ा फास्ट है, तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए रेजिस्टेंट है और इतनी जल्दी खत्म नहीं। मच्छर इंसानों का खून चूसते हैं, क्या सिर्फ इंसानों को ही काटते हैं मच्छर? इजंट दैट मॉस्किटोस बाइट ओनली ह्यूमंस? नहीं, वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स को काटते हैं। मतलब मैमल्स हैं, बर्ड्स, वार्म ब्लडेड तो बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, इनका ब्लड सक करते हैं, खून चूसते हैं। क्यों चूसते हैं खून? बिकॉज फीमेल मॉस्किटोस, इट्स ओनली द फीमेल मॉस्किटोस व्हिच बाइट, उनके पास पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। फीमेल मॉस्किटोस को हमारे ब्लड में से एक प्रोटीन चाहिए होता है, सीरम एल्ब्यूमिन, अपने अंडे बनाने के लिए, फॉर फॉर्मिंग देयर एग्स। वो ब्लड सक करते हैं, ब्लड का प्रोटीन उनके इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहां पे प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, उससे प्रोटीन डाइजेशन से अमीनो एसिड्स बनते हैं, उन अमीनो एसिड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं वो अपना एग प्रोटीन बनाने के लिए। सो ध्यान रखिएगा, इट्स ओनली द फीमेल मॉस्किटोस व्हिच बाइट। मच्छर हमारी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? व्हाई द मॉस्किटोस गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अस? नंबर 1, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं ना अपने ब्रेथ में, ये उनके लिए अट्रैक्टिव होती है। सी याद है, द CO2 एक्सहेल्ड इन द ब्रेथ। सेकंड, हमारे शरीर का तापमान, द वार्म बॉडी टेंपरेचर, ये उनके लिए अट्रैक्टिव है। एंड नंबर 3, अट्रैक्टिव केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर स्वेट। पसीने में अट्रैक्टिव केमिकल सब्सटेंसेस हैं, दे आर कॉल्ड एरोमोन्स, राइट। सो द एरोमोन्स इन आवर स्वेट दे अट्रैक्ट मॉस्किटोस। इसके अलावा द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सहेल्ड इन ब्रेथ, ये उनके लिए अट्रैक्टिव है। एंड तीसरा, मच्छरों के लिए हमारा वार्म बॉडी टेंपरेचर। मॉस्किटोस सिर्फ ह्यूमंस को नहीं काटते, मैंने बार बार बोला आपको, ये बर्ड्स एंड मैमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, चल मलेरिया को लेकर के थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। मलेरिया शब्द का मतलब क्या है? मलेरिया, मेल एयर यानी फोल स्मेलिंग एयर। बहुत पुराने समय में जब ये नहीं पता था कि भाई क्या है बीमारी, लोग क्यों बीमार पड़ जाते हैं, जब वो किसी ऐसी जगह के करीब जाते हैं जहां पे गंदी बदबूदार हवा आ रही है, कीचड़ है जहां पे, सो उन्होंने सोचा कि शायद जहां भी कहीं कीचड़ इकट्ठा है, गंदी जगह है और वहां से बदबूदार हवा आ रही है, तो मेल एयर, बदबूदार हवा से बीमार हो जाना, मेल एयर मलेरिया बन गया वर्ड। सो ये चीज बाद में पता चली कि उस गंदी जगह पे मच्छर पनपते हैं और मॉस्किटोस के काटने से ये चीज फैलती है। लेकिन फर्स्ट सस्पेक्टेड अ रिलेशनशिप बिटवीन स्वैम्प, मलेरिया एंड मॉस्किटोस। बहुत पुरानी बात है, लेकिन नाम के वैज्ञानिक ने, उनको लगा कि भाई मच्छरों में, मलेरिया बीमारी में और स्वैम्प जहां पे कहीं गीली नमी जगह, नम वाली जगह है जहां पे कि पानी इकट्ठा हो रखा है, दलदल है, कीचड़ है, मच्छर है और बीमारी हो रही है, तो कोई ना कोई रिलेशनशिप है इस चीज में आपस में। 1880 में लेवरैन he discovered that malaria is caused by protozoan parasite और उन्होंने प्लाज्मोडियम डिस्कवर किया। सो ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम which is a protozoan was discovered by लेकिंगसे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बात भाई, रॉनेल रॉस, सर रॉनेल रॉस, he was a doctor who was born in Almora in India, इंडिया में इनका जन्म हुआ, and he was in Indian army. He established that malarial parasite is transmitted by the bite of female Anopheles mosquito. This is important, ये पूछ सकते हैं कि सर रॉनेल रॉस का कंट्रीब्यूशन क्या था। सर रॉनेल रॉस ने फाइनली ये चीज बताई कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है, यह कारण है मलेरिया को फैलाने के लिए। और मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक प्रोटोजोन है, दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, चलो हम लिख भी लें एक बार, अंडरलाइन कर लेता हूं मैं आपके लिए, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम दिखे यहाँ पे, और ये सबसे डेंजरस स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। It is most dangerous species. Why? Because it causes cerebral malaria, black water fever. It is most dangerous species. Then another species is Plasmodium ovale. Another species is Plasmodium vivax. Another species is Plasmodium malariae. So चारों species ध्यान रखिएगा। हमें लाइफ साइकिल जो पढ़ना है, Plasmodium vivax की रेफरेंस पढ़ेंगे। तो ये भी पूछ सकते हैं मोस्ट डेंजरस स्पीशीज कौन सा है? दैट इज Plasmodium falciparum. कैसे फैल रहा है मलेरिया? थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ओनली फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, बिकॉज़ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होते हैं, दे suck blood. Why? Why the female sucks blood? Because the female mosquito requires serum albumin blood protein. इनके पास piercing and sucking type of mouth parts होते हैं। Piercing and sucking type of mouth parts. Insects में अलग तरह के mouth parts होने पड़ते हैं, कॉकरोच में biting and chewing. Then female anopheles mosquito में piercing and sucking type of mouth parts. ठीक है, याद रहेगा। और कौन सा प्रोटीन चाहिए ब्लड में से? नोट कर लीजिए, serum albumin। क्यों चाहिए? For forming their eggs, अंडे बनाने के लिए। Male mosquitoes they feed on plant juices. Okay. अब अलग-अलग स्पीशीज के बारे में थोड़ी डिटेल्स। Plasmodium vivax, मोस्ट कॉमन स्पीशीज इन इंडिया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है दैट इज 14 डेज। अब ये इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है? कि भाई प्लाज्मोडियम शरीर में गया और एकदम से तो मलेरिया के लक्षण नहीं आ जाएंगे, प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल हमारी बॉडी में कंप्लीट करेगा। सो इंक्यूबेशन पीरियड होता है बेटा, नोट कर लेंगे आप भी, इट इज ड्यूरेशन बिटवीन एंट्री ऑफ, नोट कीजिए सभी लोग, इंक्यूबेशन पीरियड इज द ड्यूरेशन बिटवीन एंट्री ऑफ मलेरियल पैरासाइट। हम इसकी इन्फेक्टिव स्टेज भी पढ़ेंगे, स्पोरोजोइट होती है मलेरियल पैरासाइट। ब्रैकेट में लिख दूं, इन्फेक्टिव स्टेजेस, इस पे क्वेश्चन आता है। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोइट। मॉस्किटो जब काटता है तो उसके सलाइवा में स्पोरोजोइट्स होते हैं जो हमारे ब्लड में रिलीज कर देते हैं। सो इंक्यूबेशन पीरियड इज ड्यूरेशन बिटवीन एंट्री ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स इन ब्लड एंड अपीयरेंस ऑफ मलेरियल सिम्पटम्स। जब पेशेंट में लक्षण आने लगे मलेरिया के, तो इसका मतलब है कि मॉस्किटो जो है वो उसे 14 डेज पहले काटा था, जिसके कारण सिम्पटम्स आ रहे हैं। ठीक है जी, याद रहेगा। सो ड्यूरेशन बिटवीन एंट्री ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन ब्लड एंड अपीयरेंस ऑफ मलेरियल सिम्पटम्स, और ड्यूरेशन 14 डेज का। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया का रहा है, दैट इज बेनाइन पर्शियन मलेरिया। द नेम इज बेनाइन पर्शियन मलेरिया, ये ध्यान रखना आपको। इसमें रीअकरेंस ऑफ फीवर इज आफ्टर एवरी 48 आवर्स, एवरी थर्ड डे। मलेरिया में होता है कि जैसे बुखार चढ़ा आज पेशेंट, कल उतर गया, कल ठीक हो गया, परसों भी ठीक है, उससे भी टेंपरेचर
है ना, ऑल्टरनेट होता जाता है। अलग अलग तरह की प्लाज्मोडियम स्पीशीज में ये रीअकरेंस का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। सो हम जिक्र करें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स व्हिच इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया, इट कॉजेस बेनाइन टर्शियल मलेरिया, इंक्यूबेशन पीरियड इज 14 days एंड रीअकरेंस ऑफ द फीवर इज आफ्टर एवरी 48 hours। नेक्स्ट, द वेरी डेंजरस स्पीशीज प्लाज्मोडियम falciparum। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट डेंजरस स्पीशीज जो है प्लाज्मोडियम का कौन सा है? इट्स फाउंड इन सर्टेन पार्ट्स इन इंडिया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 दिन है, 12 days, फीवर 48 hours बाद आ रहा है इसमें भी। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, इट कॉजेस मैलिग्नेंट और परनीशियस और सेरिब्रल मलेरिया। इसको मैलिग्नेंट टर्शियल मलेरिया भी कहते हैं, परनीशियस मलेरिया भी कहते हैं। परनीशियस एनीमिया से मतलब कंफ्यूज करना, दैट्स डिफरेंट। परनीशियस मतलब धीरे धीरे अप्रोचिंग टुवर्ड्स द डेथ, इट इज कॉजिंग सेरिब्रल मलेरिया। ये भी कह देते हैं दैट इट कॉजेस ब्लैक वाटर फीवर, इट कॉजेस ब्लैक वाटर फीवर। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हिच स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजेस ब्लैक वाटर फीवर? अब यहाँ पे ब्लैक वाटर का मतलब क्या है, किस रेफरेंस में कहा गया ब्लैक वाटर? द यूरिन ऑफ पेशेंट, यूरिन ऑफ पेशेंट टर्न्स ब्लैक। क्यों, कैसे हो जाता है? बिकॉज जो मलेरियल पैरासाइट है वो आरबीसीज को बड़ी तेजी से डैमेज करता है। अल्टीमेट इसका मकसद क्या होता है प्लाज्मोडियम का हमारे शरीर में? हमारे आरबीसीज को डैमेज करना, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना उसे खा जाना। सो प्लाज्मोडियम falciparum बहुत फास्ट रेट से आरबीसीज को डैमेज करता है। फ्री हीमोग्लोबिन अपीयर्स इन यूरिन, और यूरिन को एक ब्लैकिश कलर दे देता है। फ्री एचबी, व्हेन आई राइट एचबी इज हीमोग्लोबिन, फ्री हीमोग्लोबिन appears in urine and the urine of the patient turns black. So Plasmodium falciparum is a very dangerous species. Next is Plasmodium malariae. This was the species of malarial parasite discovered by Leveran. Right? Leveran ने ये species discover किया था। Tropical Africa, Burma, Sri Lanka and some parts of India में भी है। अच्छा, एक इंसान को एक से ज्यादा species of malarial parasite भी प्रभावित कर सकते हैं एक ही समय में। इसका incubation period 28 दिन। Reoccurrence of fever इसमें 72 घंटे बाद है। हर चौथे दिन चलेगा, 72 घंटे का गैप छोड़ के। और ये कर रहा है क्वार्टन मलेरिया। The malaria caused by Plasmodium malaria is quartan malaria. Right? Plasmodium ovale, rarest of the 4 species. ये ध्यान रखिए। Mostly it is found in tropical Africa, incubation period 14 days and it is causing mild tertian malaria. तो 4 स्पीशीज का हमने जिक्र करा प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम falciparum, प्लाज्मोडियम malariae and प्लाज्मोडियम ovale. Most dangerous is प्लाज्मोडियम falciparum which is causing cerebral malaria or the black water fever. प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट चाहिए अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। That means the life cycle of plasmodium is diagenetic. ये बात ध्यान रखनी है, life cycle is diagenetic. When you say diagenetic, it means it requires 2 hosts to complete its life cycle. Why? Why it requires 2 hosts? Because the sexual stages of the parasite cannot develop at high body temperature of humans. हमारे शरीर का तापमान ज्यादा है, तो सेक्सुअल स्टेजेस जो है पैरासाइट की प्लाज्मोडियम की हाई टेंपरेचर पे डेवलप नहीं होती, इसलिए उसे एक इनवर्टिब्रेट होस्ट चाहिए, मॉस्किटो चाहिए, जहां पे उसकी सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप हो। हम पूरे लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे आगे। व्हाट आर फीमेल मॉस्किटो सेक्स प्लग? ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई फीमेल मॉस्किटोस को अपने अंडे बनाने के लिए सीरम एल्बुमिन नाम का प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, राइट? अभी तक हम डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया वो पढ़ चुके हैं। डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस वो भी हमने डिस्कस करा। डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई वो भी हमने डिस्कस करा। प्रोटोजोन डिजीजेस में मलेरिया का जिक्र किया था मैंने अपने पिछले सेशन में, थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताया था। मलेरिया वर्ड का मतलब क्या है याद है आपको? मलेरिया मींस मैल एयर, फुल स्मेलिंग एयर, बैड स्मेलिंग एयर। बहुत पुराने समय में जब ये समझ नहीं आता था लोगों को कि भाई ऐसा क्यों हो जाता है कि जब हम कीचड़ के आसपास जाते हैं या ऐसा तालाब जहां दलदल बन रखी है, गंदी मिट्टी है, कचरा है, उसके आसपास जाने से जहां से गंदी स्मेल आ रही है तो क्यों बीमार हो जाते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता था कि भाई फुल स्मेलिंग एयर है, इसके कारण ये बीमारी होगी, तो मैल एरिया वर्ड बन गया। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है उसके काटने से मलेरिया होता है, क्योंकि उसके सलाइवा में एक प्रोटोजोन यानी कि प्लाज्मोडियम होता है। सर रोनाल्ड रॉस, याद है ना आपको? सर रोनाल्ड रॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था मॉस्किटो और मलेरिया में इस रिलेशनशिप को समझाने के लिए कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो स्प्रेड करता है मलेरिया को। वो पॉजिटिव एजेंट नहीं है, पॉजिटिव एजेंट या पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज का हमने जिक्र किया था। मोस्ट डेंजरस स्पीशीज, डू यू रिमेंबर दैट? कैन यू टेल मी द मोस्ट डेंजरस स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम व्हिच कॉजेस सेरिब्रल मलेरिया? याद है जी? दैट इज प्लाज्मोडियम falciparum। और बहुत तेजी से ये हमारे आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करता है। फ्री हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स अपीयरिंग इन द यूरिन एंड द यूरिन ऑफ द पेशेंट टर्न्स ब्लैक वाटर फीवर। याद है? वेरी गुड। सो प्लाज्मोडियम falciparum, प्लाज्मोडियम ovale, प्लाज्मोडियम malariae एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। फीमेल मॉस्किटोज ही ब्लड सक करते हैं, चाहे फीमेल क्यूलेक्स हो, फीमेल एबीज हो या फीमेल एनोफिलीज हो। क्यों? बिकॉज़ फीमेल मॉस्किटोज दे रिक्वायर एक ब्लड प्रोटीन उन्हें चाहिए हमारे खून में से अपने अंडे बनाने के लिए। याद है आपको? कौन सा ब्लड प्रोटीन? सीरम एल्ब्यूमिन। दे रिक्वायर सीरम एल्ब्यूमिन फॉर फॉर्मिंग देयर एग्स। मच्छर हमारी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? हमारी तरफ मॉस्किटोज अट्रैक्ट क्यों होते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं अपने ब्रेथ में, हमारा गर्म बॉडी टेंपरेचर और वार्म बॉडी टेंपरेचर। मच्छर सिर्फ इंसानों को नहीं काटते, बर्ड्स एंड मैमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स को काटते हैं। एंड तीसरी चीज मैंने बताई थी कि हमारे पसीने में, हमारे स्वेट में अट्रैक्टिव केमिकल सब्सटेंसेस हैं व्हिच आर कॉल्ड एरोमोन्स, राइट जी? ओके, आज हमने प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल डिटेल में जानना है। प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट चाहिए होते हैं अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। ऐसा क्यों? Why Plasmodium requires 2 hosts? The reason is Plasmodium के लाइफ साइकिल में asexual phase भी आता है और sexual phase भी आता है। Sexual stages cannot develop at high body temperature of humans. इंसान के शरीर का तापमान ज्यादा है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की ये जो सेक्सुअल स्टेजेस हैं जो आज हम पढ़ेंगे गैमेटोसाइट्स के बारे में, वो इंसानों के शरीर में तापमान होने के कारण नहीं डेवलप कर पाती। इसीलिए एक और होस्ट चाहिए होता है, इनवर्टिब्रेट होस्ट यानी कि फीमेल एनोफिलीज, राइट? चलो, तो वार्म अप हो गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया, रिलेट भी कर लिया पिछले सेशन में क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए जी, पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ज़ील के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं। कागज कलम तैयार रखिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ नोट करेंगे। आपको तो आपकी नोट्स कॉपी भी अच्छी खासी बन चुकी होगी, एकदम कलरफुल सजा सजा के बनाए होंगे, राइट? दैट्स रियली नाइस। आपके ये नोट्स आपके कंपेनियन है जब आप इन्हें रिवाइज करेंगे एंड टाइम पे, जब नीट एग्जाम होगा उससे पहले भी आपको रिवीजन करना है। सो देखना आपका कॉन्फिडेंस डबल होगा। वाकई में आपको लगेगा कि हमारे हाथ से तो लिखी हुई चीजें हैं, ये तो वही चीजें हैं जो हमने पढ़ी हैं, जो हमने याद करी हैं। सो दोबारा से जब हम रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगे। एंड प्लस डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डीपीपीस को प्रैक्टिस करना तो बड़ा ही जरूरी है, राइट? चलिए तो बढ़ते हैं आज के इस सेशन की तरफ और हेडिंग दे लीजिए लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। एंड जैसा कि मैंने बताया था, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल जो है दैट इज
डायजेनेटिक वर्ड का मतलब क्या है? दो होस्ट में ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। कई पैरासाइट ऐसे भी होते हैं जिनका लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक है, जैसे एस्कैरिस की अगर मैं बात करूं, राउंडवॉर्म एस्कैरिस लुम्बिकॉइड्स व्हिच कॉजेस एस्कैरियासिस, उसमें लाइफ साइकिल में एक ही होस्ट होता है। यहां पे दो होस्ट है तो हमने डायजेनेटिक वर्ड यूज करा, ठीक है जी। सो वो दो होस्ट कौन से हैं लिखा है, द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन टू होस्ट्स, दैट इज ह्यूमंस। व्हेन यू से ह्यूमंस इट रेफर्स टू मेल एज वेल एज फीमेल। कई बार मैन लिखा होता है सिर्फ, तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ मैन मतलब मेल में ही होगा, फीमेल को मलेरिया नहीं होगा, इट्स नॉट लाइक दिस, राइट। सो ह्यूमंस एंड मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो? मॉस्किटो का नाम क्या है? द नेम इज फीमेल एनोफिलीज, राइट। फीमेल मच्छर जो है वो काटते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स को, उनके पास खास तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं। याद है आपको ब्लड सकिंग के लिए किस तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं? दैट इज पियर्सिंग, मतलब चुभने वाले, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ mouth parts for sucking the blood. Why they are sucking the blood? They require serum albumin blood protein for forming their eggs. Male mosquitoes feed on plant juices. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेक्सुअल फेज होता है ना बेटा, द सेक्सुअल फेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम, सेक्सुअल फेज अकर्स इन द मॉस्किटो, सो इट इज कंसीडर्ड एज द डेफिनेटिव और द प्राइमरी होस्ट। ये बात इंपॉर्टेंट है। कई बार ना ये क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी होस्ट कौन है प्लाज्मोडियम का और सेकेंडरी होस्ट कौन है। तो प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट को देखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि भाई क्लिनिकली प्राइमरी होस्ट जो है ना, क्लिनिकली द प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमंस या मैन कह लीजिए। क्लिनिकली से मेरा मतलब क्या है? क्लिनिकली से मेरा मतलब है जैसे नुकसान हो रहा है, जैसे फीवर हो रहा है, so it's the human beings who are suffering with fever plasmodium के कारण। so clinically man is primary and female anopheles mosquito is secondary। so one way of looking at the host is clinical way। second is दूसरा तरीका होता है पूछते हैं कि biologically कौन है प्राइमरी होस्ट और कौन है सेकेंडरी होस्ट, राइट बेटा। so biologically अगर हम देखें, biologically the primary host is female anopheles। अब आप कहेंगे सर ये बायोलॉजिकली से क्या मतलब है? बायोलॉजिकली से मतलब है सेक्सुअल स्टेजेस का, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां हो रही है, ठीक है जी। तो उसकी सेक्सुअल स्टेजेस फीमेल एनोफिलीज में हो रही है, सो दैट बिकम्स द प्राइमरी होस्ट। अब ध्यान से सुनो, अगर तो क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन हो, एग्जामिनर ने लिखा हो कि भाई क्लिनिकली व्हिच वन इज द प्राइमरी होस्ट, तो ह्यूमंस, बायोलॉजिकली व्हिच वन इज द प्राइमरी होस्ट, फीमेल एनोफिलीज, और अगर कुछ भी नहीं लिखा क्लिनिकली बायोलॉजिकली, तो हम बायोलॉजिकल कांसेप्ट को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। अगर सिंपली लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी होस्ट ऑफ द प्लाज्मोडियम, तो आप फीमेल एनोफिलीज ही आंसर टिक करेंगे। द बायोलॉजिकल कांसेप्ट इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं। Asexual phase of the malarial parasite occurs in humans, ये man, so that is the intermediate or the secondary host। तो आप ध्यान रखना, definitive host, primary host, intermediate host or the secondary host, right? Female Anopheles mosquito feeds on blood, so they can serve as vector host or the carrier of the malarial parasite। तो जो female Anopheles है वो carrier भी है, वो फैला भी रहा है, वो खून चूस रहा है, blood से उसे प्रोटीन चाहिए। जब मच्छर हमें काटते हैं ना, जैसे ही वो हमें काटने लगते हैं ना, तो अपना सलाइवा डाल देते हैं हमारे ब्लड में पहले। Why they introduce their saliva into our blood? Because उनके सलाइवा में एक एंटीकोएगुलेंट होता है, याद है आपको? एंटीकोएगुलेंट्स आपको बताए थे ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाते समय। एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफिलीज इज, द नेम ऑफ द एंटीकोएगुलेंट इज एनोफेलिन। क्यों इंजेक्ट करेगा एंटीकोएगुलेंट? ताकि जब मच्छर ब्लड सक कर रहा है वो ब्लड कहीं क्लॉट ना कर जाए, इसलिए उसने अपना सलाइवा डाला। अब होता क्या है, जैसे ही उसने सलाइवा डाला, सलाइवा के साथ ढेर सारे स्पोरोजॉइट्स चले जाते हैं हमारे ब्लड में। अगर वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इन्फेक्टेड है प्लाज्मोडियम से तभी, जरूरी नहीं है हर मॉस्किटो के पास मलेरियल पैरासाइट हो, भाई ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। इफ द फीमेल एनोफिलीज इटसेल्फ इज इन्फेक्टेड विद द प्लाज्मोडियम, तो वो अपना प्लाज्मोडियम हमारे तक पहुंचा पाएगा, अदरवाइज तो नहीं। उसने अपना सलाइवा डाला, सलाइवा में स्पोरोजॉइट्स नहीं है तो हमें मलेरिया नहीं होगा। एवरी मॉस्किटो इज नॉट इन्फेक्टेड। क्लियर है ये बात? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ें ना। इन्फेक्टेड मॉस्किटो सिट्स ऑन ह्यूमन होस्ट टू सक ब्लड। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर मच्छर स्वयं इन्फेक्टेड है तो उसके सलाइवा में मलेरियल पैरासाइट की, उसके सलाइवा में मलेरियल पैरासाइट की इन्फेक्टेड स्टेज होगी। ये ध्यान रखना, ये सवाल पूछते हैं। अब मैं क्लियरली लिख रहा हूं, यहां पे आप भी लिखेंगे। लास्ट सेशन में भी बताया था, इन्फेक्टिव स्टेज of plasmodium, which is the infective stage of plasmodium। The name of the stage is sporozoid। एक infected female anopheles mosquito की salivary glands में sporozoids होते हैं। S से salivary gland, S से sporozoid, याद। तो भाई एक उड़ता हुआ मच्छर आया, आपकी स्किन पे बैठा या कहीं भी बैठा है ना, और उसने अपने piercing and sucking type of mouth parts हमें चुभोए और हमारा ब्लड सक करना शुरू करा। जैसे ही चुभोए उसने अपने माउथ पार्ट्स और अपना सलाइवा डाल दिया। सलाइवा डालने का मकसद था कि एनोफिलिन एंटीकोएगुलेंट हमारे ब्लड में चला जाए, राइट। अब गौर कीजिए, यहाँ पे हमने एनलार्ज्ड व्यू में आपको दिखाई है मॉस्किटो की salivary glands। मॉस्किटो इज एन इंसेक्ट, राइट, इंसेक्टा को बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा फाइलम। सलाइवरी ग्लैंड्स में दिख रही हैं जी, दिखाया जो हमने स्पोरोजॉइड, कितने सारे स्पोरोजॉइड्स हैं। ये मॉस्किटो की गट है, मतलब उसकी इंटेस्टाइन है। अब देखिए आप, स्पोरोजॉइड्स सलाइवा के साथ बढ़ रहे हैं आगे, कि मच्छर ने जैसे ही खून चूसा, अपना सलाइवा पहले डाला, और ये देखिए सलाइवा के साथ बहुत सारे स्पोरोजॉइड्स हमारे ब्लड में आ गए, राइट। अंडरलाइन कर लें इस चीज को। मॉस्किटो इंजेक्ट्स प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइड्स इनटू द ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है? व्हिच इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम? द इन्फेक्टिव स्टेज इज स्पोरोजॉइड्स, राइट। नाउ स्पोरोजॉइड्स उसने रिलीज कर दिया, थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड। मच्छर ने अपना एक बूंद, दो बूंद खून चूसा और उड़ गए। अब क्या होगा, जहां मच्छर ने काटा था तो हमें खुजली होती है, ऐसे इचिंग होती है, हम वहां पे इचिंग करते हैं, थोड़ा रेडनेस हो जाता है। अब वो क्यों है? ये बॉडी का एक नेचुरल रिएक्शन है कि भाई बाहर से कोई चीज इंट्रोड्यूस हुई है ब्लड में, तो इओसिनोफिल्स भी वहां इकट्ठे होंगे, थोड़ा हिस्टामिन भी रिलीज हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होगा, रेडनेस भी हो जाएगी, स्वेलिंग भी हो जाती है, एक बार सूज भी जाता है, यहां मच्छर काट गया तो छोटा सा दाना हो गया, भाई सूज गया, हमें मच्छर ने काटा, खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रही है थोड़ी देर तक, फिर वो ठीक हो जाता है। सो बॉडी का एक नेचुरल इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है। स्पोरोजॉइड्स ब्लड में चले गए, ब्लड में टहलते रहे, और विद इन 1 hour to 1.5 hour स्पोरोजॉइड्स दे रीच लिवर, ठीक है जी। इंजेक्टेड स्पोरोजॉइड्स पहले पहुंचे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम के बाद स्पोरोजॉइड्स कहेंगे भाई हम जा रहे हैं लिवर में, ये ध्यान रखना, राइट। लिवर के सेल्स को हिपैटोसाइट्स कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
ओके, फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द स्पोरोजॉइड्स ट्रैवल टू लिवर। ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मॉस्किटो ने स्पोरोजॉइड्स रिलीज करे, उसके बाद वो कहां जाएंगे? ब्लड से लिवर में जाएंगे। अब वो लिवर में जाके कहेंगे कि हम अपनी आगे की स्टेजेस को कंप्लीट करेंगे। स्पोरोजॉइड्स इनफैक्ट लिवर सेल्स एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, प्लाज्मोडियम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, शाइजोगोनी कहते हैं। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज शाइजोगोनी, राइट? और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोरोगोनी। तो शाइजोगोनी हो रहा है पहले यहां पे, राइट जी? हेपेटोसाइट लिवर के सेल्स है। सो स्पोरोजॉइड्स दे मल्टीप्लाइंग इनसाइड द लिवर सेल्स, यू कैन सी हियर। और यहां पे क्या होता है, अलग-अलग स्टेजेस बनाते हैं। स्पोरोजॉइड्स जो है क्रिप्टोजॉइड्स बना देते हैं, क्रिप्टोजॉइड से शाइजोन बनता है, शाइजोन रप्चर होता है, माइक्रोमेटाक्रिप्टोजॉइड्स, मैक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स बनते हैं। तो इतने ज्यादा नाम तो आपको नहीं याद रखने, आप मोटे-मोटे तौर पे आपस में याद रखिएगा कि स्पोरोजॉइड्स लिवर में पहुंचे, लिवर को इन्फेक्ट करा है उन्होंने और स्पोरोजॉइड्स ने शाइजोन बना दिया। स्पोरोजॉइड्स मल्टीप्लाई एंड डेवलप इनटू शाइजोन्स, राइट? शाइजोन फिर रप्चर होगा। माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स, मैक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स होंगे, मैक्रो स्टेजेस लिवर में ही रह जाती हैं, माइक्रो स्टेजेस बाहर आती हैं, वो आरबीसीज को अटैक करती है। ठीक है जी? सो हम क्या बता रहे हैं जी, शाइजोन के बाद क्या हुआ, लिवर सेल्स में से रिलीज हुए मीरोजॉइड्स। तो एक ये नाम याद रख लो, मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड नाम बोले थे, माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड, मैक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड, आप सिंपली मीरोजॉइड याद रखिए, चलेगा एकदम। प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टेड स्टेज स्पोरोजॉइड, ब्लड में आ गई, ब्लड से लिवर में पहुंची, लिवर में शाइजोन स्टेज बनी, उसके बाद बनी जी मीरोजॉइड्स। अब इन मीरोजॉइड्स का काम है कि भाई हमें तो चाहिए खाने के लिए हीमोग्लोबिन, राइट? हीमोग्लोबिन कहां है? आरबीसीज में है। तो लिवर से अब इनको अपनी दौड़ लगानी है, बाहर निकलना है और पूरे ब्लड में ट्रेवल करना है कि आरबीसीज के ऊपर हम हमला करेंगे। नोट करें जी बात, देखिए आप भी नोट कीजिए, मीरोजॉइड्स रिलीज्ड फ्रॉम लिवर, दे री-एंटर द ब्लड स्ट्रीम। मकसद क्या है? मकसद है जी आरबीसीज के अंदर जाने का। एक साइड व्यू दिखा रहा हूं आरबीसी का, ये मीरोजॉइड है, ये कह रहा है कि आरबीसी में अंदर आ रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर मौजूद ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये बड़ा टेस्टी लगता है, मुझे ये हीमोग्लोबिन को खा जाना है। यही कारण है कि मलेरिया पेशेंट में हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन होता जाता है। ठीक है जी? सो मीरोजॉइड आरबीसी के अंदर एंटर कर रहे हैं, ये वाली चीज क्या थी? आरबीसी, राइट? चलिए आगे देखते हैं। मीरोजॉइड्स इन्फेक्ट द आरबीसीज एंड दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। Merozoites infect RBCs, red blood corpuscles, and reproduce asexually. Asexual reproduction के लिए क्या नाम दिया था? शाइजोगोनी। अब ये शाइजोगोनी आरबीसीज के अंदर हो रही है, तो हम इसे erythrocytic शाइजोगोनी भी कह देते हैं। erythrocytic शाइजोगोनी, राइट? Asexual reproduction inside the RBCs, और ज्यादा मीरोजॉइड्स बनते जाते हैं। अब ये जो फीडिंग स्टेज आ रही है ना, अब प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज आ गई आरबीसी के अंदर? ध्यान देंगे, फीडिंग, ये भोजन खाएगा अपना, फीड करेगा। तो फीडिंग स्टेज के लिए ना एक नाम होता है trophozoite, we call it trophozoite also. ध्यान रखिएगा, trophic word is related to nutrition. अब ये जो पैरासाइट है ना, it arranges itself like a ring. It arranges itself like a ring in the RBC. इस स्टेज को सिग्नेट रिंग स्टेज कह देते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले प्रीवियस एग्जाम्स में आप देखेंगे पूछा होगा कि सिग्नेट रिंग स्टेज क्या होती है। The malarial parasite arranges itself like a ring in the RBC. The stage is called signet ring stage. और ये फीड किस पे करने जा रहे हैं? फीड करने जा रहे हैं भाई हीमोग्लोबिन पे। इसने हीमोग्लोबिन को खाना है, राइट? और साथ के साथ ही अब उसके अंदर भी रिप्रोड्यूस करता रहेगा आरबीसी के अंदर, ढेर सारे और मीरोजॉइड्स बनाता रहेगा। Merozoites mature and multiply to form the blood stage शाइजोन। पहले लिवर में शाइजोन स्टेज पढ़ी थी हमने, यहाँ पे आरबीसी के अंदर शाइजोन स्टेज बना रहे हैं, ठीक है? और ये क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसी को तो खाना है इसने। The parasite breaks hemoglobin into heme and globin. It breaks hemoglobin into heme and globin. Globin is the protein part that is utilized. जो heme part होता है ना, iron containing parts, heme क्या है? hemoglobin का, नोट करते जाएंगे आपके साथ साथ। heme is the iron containing part, okay? hemoglobin में heme और globin होता है ना, heme is the iron containing part. It gets deposited in the form of hemozoin granules. आरबीसी के अंदर जो पैरासाइट है उसने hemoglobin को खा लिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और heme और globin अलग हो गया। जो heme है, it gets deposited in the form of hemozoin granules. Important. It gets deposited, आरबीसी के अंदर it gets deposited और पैरासाइट के अंदर भी in form of कौन से granules? क्या नाम बोला है? hemozoin ग्रेन्यूल्स। जब आरबीसी फिर फट जाएंगे तो ये हेमोजोइन ग्रेन्यूल्स रिलीज हो जाएंगे हमारे प्लाज्मा में, तब फीवर होता है, तब बुखार होता है। 14 दिन कंप्लीट हो चुके होते हैं, तब तक अभी इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है जी? सिग्नेट रिंग स्टेज आ गया, समझ आ गया बिल्कुल क्लियरली? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो, मीरोजॉइट्स आरबीसी के अंदर घुसे, ट्रोफोजॉइट में परिवर्तित हुए, हेमोग्लोबिन को तोड़ा, उसके बाद पैरासाइट रिप्रोड्यूस होना शुरू हुआ, तो मीरोजॉइट्स बनाए उसने, और वो मीरोजॉइट्स गेट अरेंज्ड लाइक द पेटल्स ऑफ अ लोटस फ्लावर, तो उसे रोसेटी स्टेज भी कहते हैं। अभी सिग्नेट रिंग स्टेज बताई थी ना, फिर ढेर सारे मीरोजॉइट्स जो इकट्ठे हो जाते हैं आरबीसी के अंदर। यहाँ पे बना के दिखा दो, सपोज करो भाई ये है हमारा आरबीसी। हमने कहा मीरोजॉइट्स जो है वो और ज्यादा रिप्रोड्यूस करते जा रहे हैं। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था ना, सो एक मीरोजॉइट, दूसरा मीरोजॉइट, मैं ढेर सारे मीरोजॉइट दिखा रहा हूं, इतने सारे मीरोजॉइट हो जाएंगे, फिर आरबीसी कहेंगे भैया हम इतने सारे मीरोजॉइट्स नहीं संभाल सकते, हम रप्चर हो जाएंगे। सो दीस आर दी मीरोजॉइट्स इनसाइड द आरबीसीज, ओके? अब इन मीरोजॉइट्स के अंदर हेमोजोइन ग्रेन्यूल्स भी हैं, दिखाऊं अलग से, येलो कलर से दिखा देते हैं, राइट? ये छोटे-छोटे ऐसे करके दिखा दिया मैंने, ये हेमोजोइन ग्रेन्यूल्स है, यहां पे भी हेमोजोइन दिखाएगा आपको, रिलीज हो। व्हाट इज दिस स्टेज कॉल्ड? व्हेन द मीरोजॉइट्स हैव अरेंज्ड देमसेल्फ लाइक द पेटल्स ऑफ अ लोटस फ्लावर, कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह से अरेंज हो गए। द स्टेज इज रोसेटी स्टेज। पहले सिग्नेट रिंग स्टेज बताया था, रोसेटी स्टेज, ओके? अभी हेमोजोइन ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस के कारण शफनर डॉट स्टेज भी आती है। वो डॉट डॉट जैसे नजर आते हैं हेमोजोइन ग्रेन्यूल्स, वी कॉल इट शफनर डॉट स्टेज। चलो राइट है, Schaffner dot stage because of the presence of hemozoin granules. previous क्वेश्चन आप अगर अलग बुक्स में देखेंगे ना, वहां आपको ये नाम मिलेंगे, रोसेटी स्टेज, Schaffner dot stage, ओके? नाउ ये सारे मीरोजॉइट्स इकट्ठे हो गए आरबीसी के अंदर, देन आरबीसीज दे रप्चर। सो नेक्स्ट स्टेज क्या आ गई, देखिए यहां पे आरबीसी फट जाते हैं। आरबीसी के फटते ही मीरोजॉइट्स आर रिलीज्ड इन द प्लाज्मा अलोंग विद द हेमोजोइन ग्रेन्यूल्स, ठीक है जी? दिस कॉरेस्पॉन्ड्स विद फीवर, इस समय बुखार होगा। देखो यहां पे जब आरबीसी रप्चर हुए हैं, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स with fever when the RBCs are rupturing and hemozoin granules are released. The incubation period है. What is incubation period? The duration between entry of the parasite into your blood and appearance of the malarial symptoms.
मॉस्किटो ने काटा, सलाइवा रिलीज करा, स्पोरोजोइड रिलीज करे, ब्लड में गए, लिवर में गए, लिवर में कुछ चेंजेस हुए, लिवर से फिर ब्लड में आए, ब्लड से आरबीसी में गए, इतने में 14 दिन लग जाते हैं। सो 14 डेज इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेट्स। अलग अलग स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की, उनमें इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है, वो हमने पिछले सेशन में देखा था, अलग अलग स्पीशीज के बारे में, ठीक है जी। अब आरबीसी के फटने से जो मीरोजॉइड्स रिलीज हुए, दे स्टार्ट अटैकिंग मोर आरबीसी। मीरोजॉइड्स रिलीज हुए, वो कहते हैं फ्रेश आरबीसी पे हमला करो, तो ये चीज बार-बार चलती रहती है। लेकिन कुछ मीरोजॉइड्स सेक्सुअल स्टेज में बदल जाते हैं, द सेक्सुअल स्टेज इज कॉल्ड गैमेटोसाइट। नाउ रिमेंबर, सम मीरोजॉइड्स they develop into the sexual stage. The sexual stage is called gametocide. दो तरह के gametocides हैं, there are male microgametocytes and there are female macrogametocytes. Now remember, question. The sexual stage of the plasmodium is called gametocide. अब ये कुछ मीरोजॉइड्स गैमेटोसाइट्स में परिवर्तित हो गए, ब्लड में ट्रैवल कर रहे हैं, इससे ज्यादा ये ह्यूमन बॉडी में आगे डेवलप नहीं कर सकते, इससे ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे। अब चाहिए इनको कि हम वापस मॉस्किटो के शरीर में जाए, ये उसी मॉस्किटो की बॉडी में नहीं जाएंगे जो पहले आया था और इनको रिलीज कर गया था, नहीं भाई, ये तो रैंडम है, कोई भी मच्छर आया आपको काटा और आगे की स्टेज मच्छर की बॉडी में जानी है, दो होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट होना है, समझा बात। सो होता क्या है कि मान लीजिए एक ऐसा इंसान जिसे मलेरिया हो रखा है, उसके ब्लड में ढेर सारी स्टेजेस हैं, मीरोजॉइड्स भी हैं, उसके अलावा ये गैमेटोसाइट भी हैं। एक मच्छर आया और वो मच्छर बेचारा खुद इन्फेक्टेड नहीं था, वो आया और उसने खून चूसा, जब उसने ब्लड सक करा तो ब्लड में से वो सिलेक्ट तो नहीं कर पाएगा ना कि मैं मीरोजॉइड स्टेज को अपने अंदर लेके जाऊं या गैमेटोसाइट करूं, रैंडमली उसकी बॉडी में तो सारी स्टेजेस चली गई, उसने 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड सक करा, जितनी स्टेजेस थी वो उसके अंदर चली गई ना। अब मॉस्किटो की बॉडी में जाके बाकी सारी स्टेजेस डाइजेस्ट हो जाती हैं, सिर्फ वो आरबीसीज बचेंगे जिनके पास गैमेटोसाइट्स हैं, मेल माइक्रोगैमेटोसाइट्स, फीमेल मैक्रोगैमेटोसाइट्स, क्योंकि आगे का साइकिल सक्सेसफुली कंप्लीट होगा फीमेल एनोफिलीज में। अगर फीमेल क्यूलेक्स ने काटा है, फीमेल क्यूलेक्स ने ब्लड सक करा है, देन ऑल द स्टेजेस ऑफ द पैरासाइट विल बी डाइजेस्टेड इन द बॉडी ऑफ द क्यूलेक्स। अगर एडीज मॉस्किटो ने ब्लड सक करा है तो उसमें भी लाइफ साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगा। होस्ट एंड पैरासाइट स्पेसिफिक होते हैं एक दूसरे के लिए, रिलेशनशिप है होस्ट पैरासाइट का, राइट। सो ब्लड सक्ड बाय फीमेल एडीज मॉस्किटो, वहां लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। ब्लड सक्ड बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, वहां भी कंप्लीट नहीं होगा। सो व्हेन द ब्लड इज सक्ड बाय फीमेल एनोफिलीज, तो उसके शरीर में सारी स्टेजेस पहुंच जाएंगी। नाउ दोस आरबीसीज व्हिच आर कंटेनिंग द गैमेटोसाइट स्टेज, दे माइग्रेट टू योर सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स। वो आरबीसी बड़े तेज होते हैं, उन्हें पता है कि मॉस्किटो के शरीर में जाना है तो फिर हमें उन ब्लड वेसल्स में जाना चाहिए जो कि सुपरफिशियल है। डीप इंटेस्टाइन वाली ब्लड वेसल्स में जाके वो क्या करेंगे, मॉस्किटो वहां से थोड़ी ना ब्लड सक कर सकता है, मॉस्किटो तो आपकी स्किन पे काटेगा, माथे की स्किन पे, फेस पे, गर्दन पे, हाथों पे, पैरों पे। सो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स में वो आरबीसीज चले जाते हैं जिनके पास गैमेटोसाइट स्टेज होती है। सो द प्रोबेबिलिटी कि वो मॉस्किटो की बॉडी में पहुंच जाए, वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है जी। सो यहां पे दिखाया गया कि मॉस्किटो ब्लड सक कर रहा है और उसके शरीर में सिर्फ ये गैमेटोसाइट स्टेज नहीं आएगी, सारी स्टेजेस आ जाएंगी। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने ब्लड सक करा, ऑल अदर स्टेजेस एक्सेप्ट गैमेटोसाइट स्टेज विल बी डाइजेस्टेड, तो बच गया गैमेटोसाइट, ठीक है जी। कौन कौन से गैमेटोसाइट है बहुत समझिएगा, मेल माइक्रोगैमेटोसाइट्स, फीमेल मैक्रोगैमेटोसाइट्स, राइट। मेल वाले माइक्रो हैं आरबीसीज के अंदर, आरबीसीज यहां पे आके रप्चर होंगे ड्यू टू एब्रप्ट फॉल इन द टेंपरेचर। ह्यूमन बॉडी का टेंपरेचर ज्यादा है, गर्म खून उसने सक करा है, मॉस्किटो की बॉडी में पहुंचा है, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में, मॉस्किटो का टेंपरेचर कम है, सो आरबीसीज रप्चर होते हैं सडनली, एक्सफ्लैगेलेशन कहते हैं उसे। देयर इज सडन रिलीज ऑफ द मेल माइक्रोगैमेटोसाइट्स, दैट इज एक्सफ्लैगेलेशन। शैल आई राइट इट? पुरानी बुक्स में आपको ये वर्ड भी मिल सकता है, एक्सफ्लैगेलेशन, नोट कर लेंगे। इट इज सडन रिलीज ऑफ मेल microgametocytes in the gut of the mosquito due to the reason it's due to abrupt fall in temperature. mosquito का बॉडी टेंपरेचर बहुत कम है, कह रहे थे। अब क्या होना है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट्स हो गए, फीमेल गैमेट्स हो गए, सो द फर्टिलाइजेशन विल बी हैपनिंग हियर। फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी भी बोल देते हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, राइट। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है प्लाज्मोडियम का, कहां पे होगा फर्टिलाइजेशन, अकर्स इन द गट ऑफ मॉस्किटो, स्टमक वॉल में हो रहा है, स्पेसिफिकली बताना तो स्टमक। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, जाइगोट। ये रहा जाइगोट, ये जाइगोट। नाउ दिस जाइगोट शोज मूवमेंट्स, जाइगोट मूवमेंट शो कर रहा है, इसको ऊकाइनेटिक या वर्मिक्यूल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। एक और टर्म बता रहा हूं, ऊकाइनेटिक, शोज वर्म लाइक रिगलिंग मूवमेंट्स, वर्मिक्यूल, ठीक है। फिर oocyst बनता है, फिर स्पोरोसिस्ट बनता है। ये जो oocyst बनेगा ना, द oocyst stage was discovered by Sir Ronald Ross on the stomach wall of the female anopheles। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आप भी नोट कर लेंगे। जाइगोट की बात करी थी हमने, फिर बन गया जी oocyst, फिर बन गया जी स्पोरोसिस्ट। अब स्पोरोसिस्ट से बन गए वही इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोरोजॉइड्स। कैसे, प्रोसेस कौन सी हुई है, स्पोरोगोनी, राइट। सो स्पोरोजॉइड्स बन गए और यहाँ पे हमने आपको स्पोरोजॉइड्स दिखा दिए हैं, ये फर्टिलाइजेशन हुआ इन द गट ऑफ द मॉस्किटो, जाइगोट व्हिच इज कॉल्ड ऊकाइनेटिक और वर्मिक्यूल बिकॉज़ इट शोज रिगलिंग मूवमेंट्स, देन oocyst, देन स्पोरोसिस्ट, फिर स्पोरोजॉइड्स। अब ये स्पोरोजॉइड्स को फिर अल्टीमेटली कहां पहुंचना है, यहां आना है, दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड्स, क्योंकि स्पोरोजॉइड्स यहीं पे स्टोर्ड है। अब ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, ये किसी इंसान का खून चूसने जाएगा तो ये स्पोरोजॉइड्स उसमें डाल देगा, तो इसी तरह से मॉस्किटो जो है फैला रहे हैं इस मलेरियल पैरासाइट को, ओके। सो आप देख पा रहे हैं कि स्पोरोजॉइड्स जो हैं ये पहुंच रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स तक, हेमोलिम्फ के थ्रू माइग्रेट करते हैं, दे पेनिट्रेट द स्टमक वॉल and through hemolymph, body fluid होता है ना इंसेक्ट्स का, hemolymph के through they migrate to the salivary glands. You can see here sporozoites in the salivary glands. Now this mosquito is ready to bite fresh hosts. Okay, the mosquito is injecting the sporozoites into uninfected human and the cycle continues. Clear है, right? So plasmodium के लाइफ साइकिल की स्टेजेस आपको समझ आई। दो होस्ट बताए मैंने, प्राइमरी होस्ट, डेफिनेटिव होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट। बायोलॉजिकल और क्लिनिकल दो तरीके बताए गए जानने के कि प्राइमरी होस्ट कौन सा है, सेकेंडरी होस्ट कौन सा है। क्लिनिकली ह्यूमन ज्यादा प्राइमरी होस्ट, क्योंकि ह्यूमंस को नुकसान हो रहा है, उन्हें फीवर हो रहा है। बायोलॉजिकली हम ये देखते हैं कि पैरासाइट के लाइफ साइकिल की सेक्शुअल स्टेजेस कहां पे हो रही हैं, तो वो मॉस्किटो की बॉडी में हो रही। सो मॉस्किटो बिकम्स द प्राइमरी होस्ट बायोलॉजिकल। क्लियर है जी, राइट। मलेरिया के लक्षण क्या है, एक तो आपने इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना। इंक्यूबेशन पीरियड इज द ड्यूरेशन बिटवीन एंट्री ऑफ स्पोरोजॉइट इनटू द ब्लड एंड अपीयरेंस ऑफ मलेरियल सिम्पटम्स। मलेरिया में ठंड लगती है, पेशेंट को बुखार चढ़ता है, फिर पसीना आ जाता है, तो ये साइक्लिकल वे में होता रहता है। कुछ मलेरिया ऐसे जिसमें 48 आवर्स बाद फीवर होता है, कुछ में 72 आवर्स बाद फीवर होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया आपको बताया था मैंने पिछले सेशन में, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। सडन अनकंट्रोलेबल अटैक ऑफ मलेरियल सिम्पटम्स इज कॉल्ड पैरोक्सिन। यानी कि एक टर्म बता रहा हूं आपको, पैरोक्सिन। पैरोक्सिन रेफर्स टू sudden uncontrollable attack
ऑफ मलेरियल सिम्टम्स। एकदम से पेशेंट को ठंड लगने लगेगी, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, और फिर जो है बुखार चढ़ जाएगा, पहले चिलिंग सेंसेशन हुई, फिर तापमान बढ़ गया, बहुत ज्यादा तेज बुखार हो गया, फिर पसीना आने लग जाएगा, पूरा स्वेट में भीग जाएगा पेशेंट, फिर बुखार उतर जाए। ऐसा बार बार होता रहेगा, ठीक है जी। सो फीवर हुआ, सर दर्द होगा, थकावट हो जाएगी, जॉइंट्स में पेन है, ठंड लगी है, वॉमिटिंग सेंसेशन होगी, नौसिया, घबराहट वाली फीलिंग। तो ये है जी मलेरिया के सिम्टम्स। आप अक्सर सुनते हैं ये बात कि भाई मच्छरों को पनपने ना दें, घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें किसी भी जगह पे, है ना, बिकॉज मॉस्किटोज जो है वहां पे ब्रीड करेंगे। मलेरिया के कंट्रोल के लिए देयर इज सेपरेट एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की तरफ से एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट बनाया गया है। इट कंट्रोल्स मलेरिया थ्रू नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। हैव यू हर्ड ऑफ दिस? एनएमईपी, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसमें कि प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, दोनों बातें, इन्फेक्शन फैलने ना दो, मच्छरों को पनपने ना दो, और जैसे मलेरिया है उसका इलाज करो। कैसे करेंगे प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, कैसे रोक पाएंगे हम इस चीज को? फॉलोइंग आर द नेचुरल एनिमीज ऑफ मॉस्किटो लार्वे एंड प्यूपे। मॉस्किटो की लार्वे पे फीड करने वाले कुछ एनिमल्स हैं, डक्स है, बतख है, जैसे मान लीजिए कहीं तालाब है तो वहां पे बतख है, डक्स है, तो उसके लार्वे को खा जाएंगे। देन दिस फिश इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन। दिस फिश द नेम इज गंबूसिया, larvivorous fish. It feeds on the mosquito larvae. तो जैसे मछली है, गंबूसिया फिश जाके मच्छर के लार्वे खा जाएगी, ये भी बहुत अच्छी बात है, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया। देन देयर आर सम एडल्ट इंसेक्ट्स लाइक ड्रैगन फ्लाइज, वो भी खा जाती है मॉस्किटोस को। इंसेक्टिवर्स प्लांट्स है जैसे यूट्रिकुलेरिया, आप इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के बारे में जानते हैं। सो ये सब जो है ये नेचुरल एनिमीज है। इसके अलावा तो आप जानते हैं कि हम कई तरह के इंसेक्टिसाइड मॉस्किटोस पे स्प्रे करते हैं, घर में कई तरह की अगरबत्तियां भी लगा लेते हैं कि भाई उनके धुएं से मच्छर भाग जाएंगे। देन मॉस्किटो नेट्स हैं, मॉस्किटो से बचने के लिए कई तरह की ऑयल्स भी यूज करते हैं हम, क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें। आजकल वो पैचेस भी आते हैं, छोटे बच्चों के कॉलर पे लगा दिया, उस पैच से जो है सिट्रोनिल ऑयल भी यूज होता है, उसमें क्यों रिलीज हो रहा है तो मच्छर भागते रहेंगे। लॉट मेनी मींस बायोलॉजिकल कंट्रोल बेटर रहता है, जैसे गंबूसिया फिश वाली बात मैंने कही है ना। दूसरा ये हो जाता है कि स्टैंडर्ड पब्लिक हाइजीनिक कंडीशंस एंड सैनिटाइजेशन, ये सब तो बेसिक बातें फॉलो करनी ही चाहिए। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, चाहे एक्सक्रीटा है या और भी वेस्ट मटेरियल्स हैं। पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ द वाटर रिजर्वॉयर्स, पूल्स एटसेट्रा। देन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ द हाइजीन, अपने हाथ धोना है आपको खाने से पहले। ये सिर्फ जनरल मलेरिया के लिए, इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं भाई, सिर्फ मलेरिया के लिए नहीं कि भाई हाथ पैर आपको धो के रखने, साफ सफाई रखनी है। इन जनरल बीमारियों से बचने के लिए ये बेसिक बातें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। राइट, मच्छरों की ब्रीड करने की जहां जहां जगह है उन पे ध्यान देना है। जैसे तालाब है कोई बहुत बड़ा घर के पास है ना, गांव देहात में तो आपने सुना होगा कि केरोसिन ऑयल जो है अगर हम वहां पे डालते हैं थोड़ा सा तो वो मॉस्किटो के लार्वे मर जाएंगे, उससे वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। खाली बर्तनों में पानी नहीं इकट्ठा होने देना। कई बार होता है घर की छत पे पुराने बर्तन रख दिए, टायर रख दिए, खाली पुराना कूलर पड़ा है उसमें पानी इकट्ठा हुआ है, वहां पे मच्छरों को पनपने की जगह मिल जाती है। वाटर का स्टैग्नेशन नहीं होने देना कहीं भी। राइट, देन मॉस्किटो रेपेलेंट्स एंड मॉस्किटो नेट्स यूज करते हैं, मच्छरदानी जिसे कहते हैं ना, वायर मेश ऑन द डोर्स एंड द विंडोज, ताकि मच्छर घर के अंदर एंटर ना करने पाए। दवाई, अगर मलेरिया हो गया तो इसका नाम सुना आपने, क्विनीन। हैव यू हर्ड ऑफ दिस? इंपॉर्टेंट। अब बहुत जगहों पे क्विनीन का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है, लेकिन पहले ये इस्तेमाल की जाती थी। क्विनीन, द ओल्डेस्ट ड्रग फॉर मलेरिया, इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर, इट इज द ओल्डेस्ट ड्रग फॉर मलेरिया। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिंपोना ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्विनीन नाम की दवाई सिंपोना ट्री की छाल जो है, बार्क जो है, उससे ली जाती है। इसके अलावा और भी एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, जैसे प्राइमाक्विन, पालुड्राइन, क्लोरोक्विनीन, कैमोक्विन, राइट, कोमोप्राइमा, डेप्सोन, आपको नाम रखने नहीं है, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है जी। ये याद जरूर रखना कि क्विनीन जो है सबसे पुरानी दवाई ऐसी है एंटी मलेरियल ड्रग जो सिंपोना ट्री से मिलती है। इज इट क्लियर जी? दैट्स ऑल अबाउट मलेरिया। एनसीईआरटी में मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल दिया हुआ था, तो हमने आपको डिटेल में विद ब्यूटीफुल स्लाइड्स, ब्यूटीफुल डायग्राम्स मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल समझा दिया। आई एम श्योर बहुत सारी बातें आपको साथ के साथ याद हो गई हैं। बाकी आप नोट्स रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और बेहतर तरीके से याद होगा और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा। चलिए, we are discussing the diseases caused by protozoans. One was malaria, which we have discussed. Second is amoebiasis. अमीबा, नाम से अंदाजा लगा आपको कि भाई अमीबा से कुछ लेना देना है इसका। Yes, this amoebiasis, it is caused by the protozoan Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica. Transmission कैसे? Again, house flies, Musca domestica, मक्खियां जो हैं, house fly they act as the mechanical carrier. इसके अलावा contaminated food या water उससे भी फैलेगा। जो cyst होता है इसका, amoebiasis का हम जिक्र कर रहे हैं, Entamoeba histolytica का जो cyst है, ये stomach के acid से बच के निकल जाता है। It passes unaltered through the stomach. वहां पे इसको एसिड नहीं मार पाता। अदरवाइज मैंने कहा था ना, स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बहुत सारे पैथोजेंस से हमें बचाता है। इंटेस्टाइन में पहुंचने पे द सिस्ट वॉल जो है वो रप्चर होगी, ठीक है। द सिस्ट वॉल इज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, बट इट इज डाइजेस्टेड बाय एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन इन द इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस आया, वहां पे ट्रिप्सिन एंजाइम आया, वो इसकी सिस्ट वॉल को डाइजेस्ट कर लेता है और फिर ये पहुंच जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन तक भी। Active parasites are liberated from the cyst into the intestine, where this parasite starts its life cycle. Entamoeba histolytica is going to eat your RBCs. इसमें से एक ये बात इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चंस में आप देखेंगे ये पूछा होगा, टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट इज द इन्फेक्टिव स्टेज। जैसे प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट है, ऐसे ही Entamoeba histolytica की इन्फेक्टिव स्टेज टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट है। Entamoeba histolytica dimorphic है, दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, इट इज डायमॉर्फिक, दैट इज इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। देयर इज अ लार्जर हार्मफुल मैग्ना फॉर्म एंड देयर इज अ स्मॉलर हार्मलेस माइन्यूटा फॉर्म। सो कौन कौन सी फॉर्म्स है? देयर इज अ लार्जर फॉर्म कॉल्ड मैग्ना फॉर्म एंड देयर इज अ स्मॉलर फॉर्म कॉल्ड माइन्यूटा फॉर्म। Right? ये भी previous questions में आप देखेंगे एनसीईआरटी में इन्फॉर्मेशन नहीं है, but when you will solve the questions from different sources, you will find this information. Right? So थोड़ा एक्स्ट्रा तो पढ़ना चाहिए, है ना। मेडिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो बीमारियों के बारे में तो अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। So amoebiasis जो है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित कर रहा है और इसके लक्षण है पेट में दर्द होना, abdominal discomfort, then there can be constipation और कभी-कभी loose stools with blood, fatigue, थकावट, है ना, ये सब है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे पहचान पाते हैं? Presence of charcot-laden crystals made up of proteins in the cytoplasm of the eosinophils, right? Then there are chromatoid bodies, ये characteristic है histolytica का, ये भी ध्यान रखिएगा। Chromatoid bodies and charcot-laden crystals, they are related to Entamoeba histolytica. Again, I'm telling you, when you will solve the questions from different sources, you will find questions related to this. तो वहां घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए आपका कि क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सारी, राइट जी। नाउ
We give medicines to eliminate the parasite from the intestine. बस खाने पीने का ध्यान रखना होता है अपना पेशेंट को. Protozoan diseases में next है जी trypanosomiasis. You must have heard of sleeping sickness, African sleeping sickness, American sleeping sickness भी होता है. Okay, so trypanosomiasis, trypanosoma species ही करता है. Trypanosoma genus है. Trypanosoma की अलग species. Trypanosoma gambiense, Trypanosoma rhodesiense, Trypanosoma cruzi, Trypanosoma brucei. कुछ Trypanosoma बता देता हूँ आपको. So trypanosomiasis के दो major types हम ले रहे हैं यहाँ पे. One is American trypanosomiasis, other is African trypanosomiasis. Spelling ध्यान से लिख लीजिएगा. Trypanosomiasis positive agent होगा Trypanosoma species as journal का detail. Trypanosoma genus. So American trypanosomiasis, it is American sleeping sickness, also called Chagas disease. Children in South America, वहाँ पे ज़्यादा होती है. More common in South America. The pathogen is Trypanosoma cruzi, transmitted by kissing bugs, prior to myths. So just remember, trypanosomiasis दो तरह का. American trypanosomiasis, African trypanosomiasis. American trypanosomiasis, also known as American sleeping sickness. Causative agent Trypanosoma cruzi. Right? जैसे कि मैं यहाँ पे trypanosoma क्या लिख दूँ? Cruzi. Next is African trypanosomiasis, जिसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं. पैरासाइट्स शरीर में इस तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है कि पेशेंट कीप्स फीलिंग स्लीपी, नींद आती रहती है. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. द पैथोजन ऑफ अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ सीसी फ्लाई. ये क्वेश्चन आपको कई जगह पे मिलेगा प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सीसी फ्लाई आपको याद होगा जब मैंने आर्थ्रोपोड वेक्टर्स की बात करी थी तब भी इस फ्लाई का जिक्र हुआ था. टी साइलेंट बोल देते हैं इसमें, टी को नहीं बोलते तो सीसी फ्लाई बोलते हैं इसे. जूलॉजिकल नेम इज ग्लोसिना palpalis एंड अनदर स्पीशीज इज ग्लोसिना morsitans. आप सिंपली ग्लोसिना भी याद रखेंगे तो चलेगा. अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के लिए, स्लीपिंग सिकनेस के लिए क्या है जी? सीसी फ्लाई. ऐसे याद रख लो. अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, सीसी फ्लाई, ग्लोसिना. जब ये फ्लाई जो है वो काटती है, the site where the fly bites becomes very painful and a tender nodule called trypanosoma cancre develops. मान लीजिए जहाँ पे काटा है फ्लाई ने, दर्द होता है वहाँ पे और एक नोड्यूल बन जाता है वहाँ पे, that is trypanosoma cancre. lymph nodes का swelling हो जाएगा. पैरासाइट cerebrospinal fluid के थ्रू फिर फाइनली ब्रेन तक पहुंचता है और पेशेंट अनकॉन्शियस, लेथार्जिक, थकावट, नींद आते रहना ऐसा फील करेगा. That's why we call it African sleeping sickness. Right जी? ठीक है. Now ये जो African sleeping sickness है ना, यहाँ African trypanosomiasis, इसके लिए दो अलग-अलग trypanosoma species है. एक होता है जी Trypanosoma gambiense, जो करता है गैम्बियन फीवर. ये वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीका के रीजन के हिसाब से कर दिया. गैम्बियन रीजन, रोडेशियन रीजन. सो वन इज गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियासिस, सेकंड इज रोडेशियन ट्रिपैनोसोमियासिस. ये ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहलाता है और इसके लिए एजेंट है ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंस. ठीक है जी. ब्रॉड कैटेगरी थी ट्रिपैनोसोमियासिस. अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस. अमेरिकन वाले को अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, और अफ्रीकन वाला जो है उसमें दो अलग-अलग स्पीशीज है. Trypanosoma gambiense that causes Gambian fever and Trypanosoma rhodesiense that is causing Rhodesian fever. Let me tell you, this part is important. ठीक है जी. ये इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर है लेकिन पहले ये सारी इंफॉर्मेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी हुई है. ओके चल. मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? ये जो बग है जिसका हम जिक्र कर रहे थे अभी, द बग लिव्स इन मड एंड burrows of babe animals. कहीं मिट्टी कटी हुई है या कहीं किसी जानवर ने बिल बनाया, वहां पे ये मक्खी जो है, बग जो है वो घुस जाती है. इट emerges at night to feed on the blood of the sleeping occupants. घर में जो सो रहे हैं लोग और ये फ्लाई निकल के उनका खून चूसती है रात को, जैसे मान लो फेस पे काटने लगी और ब्लड सक करते ही डिफिशिएट कर देती है. फीड पास आउट करती है. मान लीजिए हमने हाथ से स्क्रैच कर दिया, राइट, आंख में मल लिया उसे, कहीं नाक में लग गया तो ये एंटर कर जाएगी हमारे शरीर में. व्हाइल फीडिंग द बग डिफिशिएट्स ऑन द स्किन. Parasite enters the host through damaged skin or the mucous membrane. This is how it is entering into our body. Fever है, symptoms में cardiac dilation, digestive tract damage, enlargement of the spleen. Spleen, you remember, the graveyard for our disease. Now, that was trypanosomiasis. Next is leishmaniasis. Leishmaniasis का causative agent Leishmania species है, right? Name of the disease is leishmaniasis. और ये तीन broad categories का होता है leishmaniasis. Visceral leishmaniasis, viscera refers to internal organs. Cutaneous leishmaniasis, that refers to skin. Cutaneous refers to skin. Mucocutaneous, जो mucous membrane को और skin को प्रभावित करे. तीन अलग-अलग तरह का है. विसरल लेशमैनियासिस को काला अजर या डमडम फीवर भी कहते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन भी आपको कई जगह पे मिलेगा. काला अजर का पॉजिटिव एजेंट लिशमानिया डोनोवानी. काला अजर, अजर इन हिंदी रेफर्स टू बुखार, फीवर. डमडम फीवर भी बोलते हैं. एंड लिशमानिया डोनोवानी इसका पॉजिटिव एजेंट है और इसको फैलाता है, ट्रांसमिट करता है फ्लेबोटमस अर्जेंटाइप्स व्हिच इज सैंड फ्लाई. तो सैंड फ्लाई एंड सीसी फ्लाई में कंफ्यूज मत होना. सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस के लिए, सैंड फ्लाई दैट इज फ्लेबोटमस दैट इज फॉर द लेशमैनियासिस काला अजर. इसमें फीवर है, एनीमिया, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन. क्लियर है जी. विसरल लेशमैनियासिस, लेट मी टेल यू, यू विल फाइंड मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस इन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. काला अजर, डमडम फीवर, विसरल लेशमैनियासिस एक ही बात है. ट्रांसमिट करता है इसे सैंड फ्लाई दैट इज फ्लेबोटमस. पॉजिटिव एजेंट है लिशमानिया डोनोवानी. देन देयर इज क्यूटेनियस लेशमैनियासिस आल्सो एंड म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस आल्सो. क्यूटेनियस लेशमैनियासिस स्किन का जो है, ओरिएंटल सोर्स भी कहते हैं, छाले पड़ जाना, सोर्स हो जाना स्किन पे. इसके लिए है लिशमानिया ट्रॉपिका. लेशमैनियासिस तो जनरल कैटेगरी है डिजीज, उसमें लिशमानिया डोनोवानी पड़ा है. दिस इज लिशमानिया ट्रॉपिका एंड इट्स कॉमन इन ईरान एरा. म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस जो है इसको इस्पंडिया भी कहते हैं. म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस इज इस्पंडिया. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स इन द बकल कैविटी. इसके लिए जो स्पीशीज रिस्पांसिबल है दैट इज लिशमानिया मैक्सिकाना एंड लिशमानिया ब्राजीलियंसिस, राइट. आप जनरल नाम देखेंगे लेशमैनियासिस, पॉजिटिव एजेंट लिशमानिया. लिशमानिया प्रोटोजोन है जिसकी अलग-अलग स्पीशीज हैं. लिशमानिया डोनोवानी, देन लिशमानिया ट्रॉपिका, लिशमानिया मैक्सिकाना, लिशमानिया ब्राजीलियंसिस. लिशमानियासिस भी तीन तरह का बताया. देयर वाज विसरल लेशमैनियासिस, क्यूटेनियस लेशमैनियासिस एंड म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस. इन टर्म्स से डरना नहीं है, घबराना नहीं है. आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं सो टर्मिनोलॉजी तो आपकी टिप्स पे होनी ही चाहिए. लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, सब चीजें याद होंगी. कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, घबराना नहीं है किसी भी चीज से.
ओके, नेक्स्ट इज ट्राइकोमोनियासिस। अच्छा, ट्राइकोमोनास नाम ऐसा बैक्टीरिया का होगा, अब यहाँ पे प्रोटोजोन का जिक्र कर रहे हैं हम। ट्राइकोमोनियासिस कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, आपको अंदाजा लग रहा है नाम से, प्रेजेंट इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल्स। मेल्स में यूरेथ्रा को इन्फेक्ट कर सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है, और इसमें बर्निंग सेंसेशन है व्हाइल पासिंग आउट यूरिन, देयर इज इचिंग एंड फ्रॉथी डिस्चार्ज। हमने जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस पढ़े थे, वहां भी हमने ट्राइकोमोनियासिस का जिक्र किया था। So these were the diseases caused by protozoans. मलेरिया के बाद आपको मैंने बताया trypanosomiasis, amoebiasis, leishmaniasis. इतना याद रख लेंगे सब लोग? Great. So with that we are through with diseases caused by bacteria, diseases caused by fungi, diseases caused by viruses, diseases caused by protozoans, and we are left with diseases caused by helminths. Platyhelminthes phylum के members हैं जो diseases करते हैं, Ashkelminthes phylum के members भी हैं जो diseases करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे diseases caused by helminths. नोट्स को रिवाइज जरूर करना, डेली प्रैक्टिस पेपर